नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? बढ़िया हो? काफी दिन है, अभी अपने पास में खूब सारा समय है। मैं आप लोगों के साथ में हूं। आप लोग लगातार कह रहे हैं सर ये क्लास लो वो क्लास लो। देखो अगले 5-7 दिन के अंदर मैं करंट अफेयर, साइकोलॉजी है, इंडिया जीके करवा दूंगा साइंस वालों के लिए, और राजस्थान जीके के लिए तो लगातार 20 से 25 दिन क्लासेस चलेगी। टॉपिक वाइज भी चलेगी, है ना, टॉपिक वाइज भी चलेगी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की हर यूनिट के एमसीक्यू चलेंगे। खूब टाइम पड़ा है, तुम्हारा भाई अभी तक बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो? 30 दिन में लैब असिस्टेंट का एग्जाम, जिसने पूरे साल पढ़ा है जम करके, आराम से निकलेगा। और इसी पेपर में से 90% क्वेश्चन मैं मिलाऊंगा जब पेपर होगा उस दिन। तो आज राजस्थान जीके की हम बात करें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने कान खोल के सुन ले। टेलीग्राम ग्रुप जिस जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है उसके सिलेक्शन के चांस कम हैं। क्यों सर? कारण क्या है? देखो, टेलीग्राम पर मैंने 2 पीडीएफ शेयर किए फ्री में, बिल्कुल फ्री की पीडीएफ है। 2025 में जितने भी पेपर हुए, 2025 के जितने भी पेपर, वो भी आपके किसके? ज्योग्राफी के, भूगोल के, लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित। और कई सारे बच्चों ने तो ज्वाइन करके पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लिया है। और एक है हिस्ट्री के, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 2025 के पेपर। अब ये 2025 के लेटेस्ट ट्रेंड के जो पेपर है, जिस विद्यार्थी ने प्रिंट आउट निकलवा करके 1000 प्रश्न ये है और 500 प्रश्न ये है, 1500 क्वेश्चंस जिसने लास्ट ईयर के पढ़ लिए, तो 50 में से मान के चलो 30 क्वेश्चन एज इट इज इन दोनों पीडीएफ से आ जाएंगे। जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ये देखो ब्लैक कलर में दिया हुआ है कि 30 दिन में तुम सबके साथ में हूं। जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं इतना कहता हूं, फ्री पीडीएफ है, जाओ इस पे क्लिक करो, टेलीग्राम में जाओ, आपके लिए पीडीएफ पड़ी है। कैसे प्रिंट आउट निकलाओगे? एक पेज पर 4 रखोगे। एक पेज पर कितने क्वेश्चन रखोगे? टाइप उसको बोलना प्रिंटर वाले को, एक पेज पे 4 क्वेश्चन रख भाई, आगे और 4 पीछे। बड़ी बुकलेट कौन कौन निकलवा के लेके आ गया? कमेंट करो कि यस सर हम निकलवा कर लेकर आ गए हैं। आप चिंता ही नहीं करो, हम पिछले जो 2025 के पेपर है वो हम पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, जाओ फटाफट, नहीं तो पीडीएफ मिलेगी नहीं। ठीक है, आ जाओ। प्रश्न बहुत शानदार लेवल के, तगड़े लेवल के प्रश्न। 50 में से कितना स्कोर होता है आज? फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले करवा दो, तो वो आप लोगों के लिए, राजस्थान जी के आप लोगों के लिए भी काम आएगा। आ जाओ। ओके गुरुजी, चले जाएंगे, ठीक है, धन्यवाद। आ जाओ, स्टार्ट करें। सर आप मुझे लैब असिस्टेंट बना दो। देखो, मेहनत करना मैं सिखा सकता हूं और जरूर नौकरी लगेगी। माइंड मैप के साथ जुड़े रहे तो अगले इसी 2026 के अंदर अगला सीईटी का पेपर है इस लैब के बाद में, तो रिजल्ट आए तब तक सीईटी की तैयारी तो मेरे साथ ही करनी है सभी को। वादा करो कि यस सर हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। तो आइए, अभी सीट आपको जो है वो लैब पास करवा दूं। पहले राजवंश दिए गए हैं, पहले हिस्ट्री कल्चर के। देखो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो चाहे आपका साइंस हो, शुरुआत के जो 50 प्रश्न जो होते हैं जीके के अंदर, वो जो है राजस्थान जीके के होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो ज्योग्राफी हो या साइंस हो, बच्चों को अगर एग्जाम पास करना है तो राजस्थान रामबाण बुक आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और राजस्थान रामबाण बुक है वो मार्केट में कहीं भी जाके पूछ लेना, ऑफलाइन आपको मिल जाएगी। नहीं तो हमारे नंबर 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगवा लेना। रामबाण बुक है ना? हाँ। तो हिस्ट्री कल्चर के पहले 25, फिर ज्योग्राफी के 25। देखते हैं आपका 50 में से स्कोर क्या रहता है। तैयार हो सभी साथी? कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां रे एग्जाम लैब असिस्टेंट वाले तुझे झुकना होगा। हमने मेहनत कर ली है कि एक को पकड़ लो आंसर निकल जाएगा। एक को पकड़ लो आंसर निकल जाएगा। क्या आंसर? जैसे हम बात करें चौहानों के अंदर, हम बात करें तो नाडोल, जो आशापुरा माता है, पाली में हम देखते हैं आशापुरा माता का मंदिर है नाडोल के अंदर। आप जाते हो, कई बार देख के आते हो, घूमने जाते हो, तो नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है और चौहानों की कुल देवी है। ए के सामने 3 है, ए के सामने 3, ये रहा ए के सामने 3, गुरुजी यहां पर है, ये रहा आंसर। बाकी वाला अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी याद हो जाएगा। तो रामबाण के क्वेश्चन रट लेना और ये टेलीग्राम में जाकर ये पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लेना। तुम्हारा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा राजस्थान जी के, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ ये दोनों पीडीएफ पढ़ने से 50 में से 30 प्रश्न सही हो सकते हैं। और कितने दिन में सर पीडीएफ हम ये कंप्लीट कर सकते हैं? तुम सिर्फ और सिर्फ 5-7 दिन पढ़ के भी ये 1500 प्रश्न पढ़ सकते हो। चलो, चौहान हो गए। बी के सामने 1,
तंवर वंश की कुल देवी चिलाई माता है। नया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये बड़े लेवल के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, तो मैं वापस से लेकर आया हूं लैब वाले बच्चों के लिए। शेयर कर दो सभी दोस्तों में। शी के सामने 2 होगा। सोलंकियों की है खिमज माता। खिमज माता को शेमकरी माता भी कहते हैं और इनका मंदिर जालोर भीनमाल के अंदर है। इनका जो मंदिर है वो इन्हें शेमकरी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेमकरी माता। और शेमकरी माता का जो मंदिर है वो आपके भीनमाल के अंदर है। कहां पर है भाई? भीनमाल। और भीनमाल थारे कटे पड़े है? भीनमाल गुरुजी हमारे जालोर में पड़े है। और दैया वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दैया वंश की कुल देवी कौन सी है। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दैया राजवंश की कुल देवी हम बात करें केवाई माता है, जिनका मंदिर पर्वतसर के पास किणसरिया गांव के अंदर। पर्वतसर के पास एक गांव है किणसरिया। किणसरिया गांव, तो ये आप लोग याद रखोगे। किणसरिया गांव आपके नागौर के अंदर इनका मंदिर हो गया केवाई माता का। तो चारों लोक देवियां आपको सुमेलन करना था। प्रश्न तो कठिन था लेकिन बड़ा सरल प्रश्न है। मैं आपको ट्रिक बताता जाऊंगा, आप लोग कभी भी गलत प्रश्न नहीं करके आओगे। नॉलेज इज पावर। तो पहले प्रश्न में आपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, अच्छा आपका प्रश्न सही हो गया। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर निम्नलिखित में से बलिदानियों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आएगा प्रश्न, आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। काल क्रम के अनुसार, जैसे मान लो 50 में से 10-15 कठिन भी आए तो तुम हिम्मत मत हारना, तुम मैक्सिमम सही करके आना। 35 से 40 प्रश्न, 7-8 प्रश्न में 5वां गोला भी भर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है 5वां गोला भर देना, टेंशन मत लो। इसलिए मैं जानबूझ के कठिन कठिन प्रश्न लेके आया हूं स्टार्टिंग के अंदर, और बाद में हो सकता है कि थोड़े सरल प्रश्न देखने को मिले, इसलिए डरना मत, ठीक है। हाँ, एक तुम लोगों से शिकायत है आज। क्या सर? अपना चैनल 8 लाख स्टूडेंट्स का होने वाला है सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर। 800K का मतलब है 8 लाख विद्यार्थियों का होने वाला है अपना चैनल। सिर्फ 2000 विद्यार्थी कम है। लाइब्रेरी में जहां पढ़ रहे हो, घर परिवार पढ़ने वाले सभी से सब्सक्राइब करवा दीजिए। आज शाम होते होते मुझे गुड न्यूज मिल जानी चाहिए कि सर 8 लाख का हो गया अपना परिवार। राजस्थान का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ नंबर 1 यूट्यूब चैनल आपका अपना माइंड मैप, जिसने 1.5 साल के अंदर 8 लाख विद्यार्थियों का परिवार बनाने का एक गौरव हासिल किया है। 1 मिलियन होने वाले हम अगले 1-2 महीने के अंदर। 10 लाख विद्यार्थियों का परिवार, ये प्यार है तुम लोगों का। कर दोगे आज 8 लाख? एक विद्यार्थी का कमेंट आया है, रतन लाल कह रहा है 42, 46, 46, लेकिन 42, 46, 46 में अंतर है। आइए पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। आज मैं चाहता हूं कि 8 लाख हो जाए अपन। बाल मुकुंद बिश्सा की बात करें, इनकी शहादत का जो वर्ष है 1942 है। और कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है बाल मुकुंद बिश्सा का जो है, इनका जैसे इनकी कर्म भूमि है वो आपकी जोधपुर रही है और इनका जन्म है वो आपके नागौर के अंदर होता है, ठीक है। तो कर्म भूमि इनकी जोधपुर रही है, याद रखना। यह प्रश्न अलग से पूछा जाता है। कर्म भूमि आपकी क्या रही है? जोधपुर। और आपका जो जन्म है ना वो नागौर के अंदर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जन्म नागौर के अंदर। बाल मुकुंद बिश्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। इंडिया में नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी? 2026 के अंदर ही पॉसिबल है। आजकल भर्तियां बहुत फास्ट आ रही हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, थैंक यू हवा देने के लिए। आजा बेटा, यहां देखो, बाल मुकुंद बिश्सा को कहते हैं राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास। अब जतिन दास नेशनल लेवल के क्रांतिकारी थे जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए शहादत दी थी। राजस्थान का जतिन दास इनको कहते हैं। अप्रैल 1946 में सागरमल गोपा ने अपने प्राण त्यागे थे। अप्रैल 1946 में सागरमल गोपा वीरगति को प्राप्त हुए थे जब जेलर गुमान सिंह ने इनके ऊपर तेल छिड़क करके, गुमान सिंह जो जेलर था उसने जेल में इनके ऊपर तेल छिड़क दिया था। राजा जैसलमेर का जो था वो जवाहर सिंह था। क्या था? जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह जो जैसलमेर का राजा था उसके समय में, जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह था, उसके समय में सागरमल गोपा ने किताब लिखी थी। क्या किताब का नाम क्या था? जैसलमेर का गुंडा राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताओ जैसलमेर का गुंडा राज किसकी किताब है? जैसलमेर का
गुंडाराज। ये बुक किसकी है? ये बुक है सागरमल गोपा की। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया, फिर वहां इतनी यातनाएं दी गई और उनको फिर जिंदा जला दिया गया जेलर गुमान सिंह के द्वारा कैरोसिन छिड़क करके। ये अप्रैल 1946 की घटना है। और दूसरी घटना जो है जुलाई 1946 की है, बीरबल सिंह की शहादत। बीरबल सिंह की शहादत की जो घटना है वह सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते, ध्यान रखना, सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते, 8 प्रश्न 7-8 प्रश्न छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो डरना मत कि गुरुजी क्या कहते हो मुझे गुरु भाई जी, तो गुरुजी भाई जी हम डरे क्या करें, 7-8 प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं, 5वां विकल्प भर के बैठ जाइए। नेगेटिव नहीं करना, क्या सलाह दी मैंने, नेगेटिव नहीं करना। तो पहले में आएगा ए, फिर आएगा सी और फिर आएगा बी। ए, सी और बी, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है। जुलाई 1946 में एक नगर है आपका रायसिंह नगर। रायसिंह नगर वर्तमान में गंगानगर में पड़ता है, उस समय बीकानेर में पड़ता था, वर्तमान गंगानगर का हो गया। तो रायसिंह नगर, वहां बीकानेर के उस समय के झंडा गीत गाते हुए ये इन्होंने अपने आजादी के समय में अपना बलिदान दिया था और इनको गोली लग गई थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये इस समय की घटना है, जुलाई 1946 की है, ये अप्रैल 1946 की है। सागरमल गोपा का निधन और बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत 1942 में हुई थी। और तुम लोगों को एक बता दूं, अपना जो चैनल है 20-1 सब्सक्राइबर वाला छोटा वाला, जिसपे माइंड मैप मदन सर नाम से, उस पर मैं राजस्थान के वो टॉपिक, राजस्थान जीके के, चाहे दुर्ग हो गया, संत संप्रदाय हो गया, राजस्थान की भाषा संस्कृति हो गई, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, मैं हर एक टॉपिक के आप लोगों को 30 प्रश्न, 20 प्रश्न, 50 प्रश्न करवाना चाहता हूं। आप लोगों की क्या आज्ञा है कि सर करवा दो, मजा आ जाएगा। उस पर तो वो क्लासेस चलती रहेगी और इस चैनल पे चलती रहेगी मिक्स क्लासें, पूरे सिलेबस पर आधारित। उसमें फिर ज्योग्राफी के, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, खनिज, उद्योग, सबके 50-50 MCQ करवा दूंगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या कहते हो तुम लोग? वीडियो को लाइक करके बता दो यस सर, बात तो सही है। लैब ज्योग्राफी का भी अलग से प्लान है, 2-2 यूनिट के 50-100 MCQs, 10-15 क्लास में पूरी 66 यूनिट खत्म कर दूं? ठीक है, इसके लिए अलग से मैं गाइडेंस ले आऊंगा। टेलीग्राम में चले जाना, PDF सारी टेलीग्राम में मिलेगी, मैं घर आके PDF नहीं दूंगा। जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूर, सभी बताना बहुत जरूरी, नहीं तो विद्यार्थी फिर पीछे रह जाता है। बड़े बच्चे हो तुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सबसे पहले अजमेर के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया? देखो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय, यहां तो मिक्स क्वेश्चन पढ़ते रहो, बाकी मैं दुर्ग के, स्थापत्य कला के, संत संप्रदाय सबके अलग से क्वेश्चन करूंगा। तुम टेंशन मत लो, रोज क्लास लेके आऊंगा, रोजाना आऊंगा, ठीक है। अरे बांडिया, मैं रोजाना आऊंगा, सब्र रखो। मेरी जिम्मेदारियां ऐप और यूट्यूब वाले बच्चों के साथ, दोनों के साथ है। और आप लोग पूरे साल ऐप में पढ़ते हो, लास्ट में रिवीजन तो कराऊंगा मैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कांग्रेस की स्थापना होती है आपके 1885 में, लेकिन 1888 ईस्वी का जो इलाहाबाद अधिवेशन है उसमें अजमेर के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। तो ये 1888 के अंदर अजमेर ने पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान रखना। चैनल का लिंक बताओ सर, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। अब देखो ध्यान से, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न दिए गए हैं, आंसर करना, बहुत जिम्मेदारी रहती है मेरे पर भाई। आजो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, आज का जो मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर, राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है कि राज सिंह और औरंगजेब का समय है वो समकालीन था, 17वीं शताब्दी का एंड, यानी कि 1660, 70, 80, 90 वो टाइम। तो औरंगजेब जब राजा बना था 1658 ईस्वी के अंदर, ताजपेशी कब हुई थी? 1658 ईस्वी के अंदर, 58-59 जो समय है, उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उपहार गिफ्ट भेजे थे कि भाई मुगल बादशाह ये बना है, ठीक है, अपने आगे इन फ्यूचर काम आएगा, कोई होता ना कि बड़ा अफसर बनी है, तो उस टाइप से होता है ना, आज के टाइम में लोग नहीं जाते वैसे। तो राज सिंह मेवाड़ ने गिफ्ट भेजे थे। औरंगजेब ने डूंगरपुर राज सिंह को वापस लौटा दिया था। डूंगरपुर रियासत भी गुहिलों की रियासती थी और राजपूताने की अगर हम बात करें तो 16 रियासतें राजपूतों की थी, इस वजह से राजपूताना कहलाया था। ये मेवाड़ था
और मेवाड़ के नीचे ये डूंगरपुर, ये भी इन्हीं की थी, तो ये डूंगरपुर रियासतें इनको दी गई थी। दोनों कथन सत्य है। एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि बीच में बात हो जाती है अजमेर के किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, है ना। राजकुमारी चारुमती का विवाह है वो औरंगजेब से होना था, लेकिन किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह, देखिएगा, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह वो किससे हो जाता है? चारुमती का विवाह हो जाता है आपके राज सिंह मेवाड़ से, राज सिंह सिसोदिया मेवाड़ से। तो फिर औरंगजेब है वो नाराज हो जाता है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह मेवाड़ के राज सिंह से हो जाता है। उस समय औरंगजेब दुश्मनी हो जाती है दोनों की। और देखो एक प्रश्न ये आता है, प्रश्न कि मेवाड़ और मारवाड़ यानी राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन कब हुआ था? ये मारवाड़ के अंदर हमसे बात करते हैं, यहां राठौड़ों का राज था, यहां सिसोदियाओं का राज था। तो मेवाड़ सिसोदिया गठबंधन, मेवाड़ मारवाड़ कह दो, मेवाड़ मारवाड़ कह दो, या फिर आप इसे कह दो राठौड़, देखिएगा, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। क्या एक्साइटेड होता हूं मैं, बड़ी क्लास लेता हूं जब भी, हमेशा बहुत आनंद आता है। सिसोदिया राठौड़, ये गठबंधन क्यों किया गया था? क्योंकि जो मारवाड़ के जसवंत सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह का जो बेटा था अजीत सिंह, वो छोटा बालक था, तो उस समय दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ की सहायता ली थी। ये गठबंधन वाला प्रश्न आता है कि ये किसके समय में हुआ था, तो ये गठबंधन वाला समय याद रखना। राठौड़ गठबंधन जो है राठौड़ सिसोदिया का, ये भी आपके राज सिंह के समय में हुआ था। राज सिंह ने कहा मैं सहायता दूंगा, इस प्रकार से। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा में आता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताता चलूंगा। आ गया जो निम्न में से, देखो 5वां प्रश्न है। थोड़े शुरुआती प्रश्न मैंने कठिन रखे, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूं। और तुम लोगों से एक ही कहूंगा, तुम लोग टेंशन मत लेना, बैक टू बैक क्लास से आते जाएगी। बाकी अपना रिवीजन करते रहो, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन करते हो। निम्न में से कौन सिवाना में राव चंद्रसेन, सिवाना यानी कि आज का बालोतरा जिला, सिवाना जो है बालोतरा में, सिवाना में राव चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान में शामिल नहीं था। देखो चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, कि मुगलों से, महाराणा प्रताप से भी पहले मुगलों से लोहा लेने का काम इन्होंने किया था, इसलिए इनको कहते हैं, हाँ याद रखिएगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं, द हीरो, द किंग दैट हैज बीन फॉरगॉटन, इस प्रकार से इनके बारे में कहा जाता है। तो राव चंद्रसेन के भाई थे राम और उदय सिंह वगैरह, तो वो मुगलों की शरण में चले गए थे। तो जो है अकबर ने कई सारे सैन्य अभियान भेजे, जिसमें कल्ला राठौड़ शामिल नहीं थे, राय सिंह, जगत राम, केशोदास, शाहबाज खान, जलाल खान, ये सब शामिल थे। शाहबाज खान, जलाल खान, ये भी शामिल थे। और ये दौर था 1571 से लेकर के 1581 ईस्वी का जो दौर था, उस समय ये विभिन्न अभियान मारवाड़ के राठौड़ वंशी चंद्रसेन के खिलाफ अकबर ने भेजे थे कि भाई तुम अधीनता स्वीकार करो। ये राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। आगे आ जाओ, महाराणा सांगा। अब जब सांगा का टाइम आता है तो कुंभा के बाद में है, तुम बच्चे लैब वाले थोड़े ध्यान रखना। सांगा का समय है वो आपके 16वीं सदी है, ठीक है। और 16वीं सदी का मतलब क्या होता है सर, 1501 से लेकर के 1599 जो होता है उसे 16वीं सदी कहते हैं, ठीक है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे उनके लिए है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सदी में डिफरेंट पता नहीं चलता है, ठीक है, याद रखो। तो मैं कांस्टेबल से लेकर एसडीएम तक सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब उनकी बारी आती है सब इंस्पेक्टर आरएएस वाले बच्चों की, तो उनको हाई लेवल से पढ़ाता हूँ। फिर उन्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं रहती कि ईस्वी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी थानेदार का पेपर हुआ, सारी कोचिंग संस्थान की हवा निकल गई, सारी कोचिंग फेल। माइंड मैप ने 100 में से 75 क्वेश्चन एज इट इज मिला ली, इतने कठिन पेपर में। ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ, ये विश्वास के लिए बता रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम में आप लोगों ने प्रूफ देखे होंगे। लोग यकीन नहीं कर पा रहे इतने क्वेश्चन मिले कैसे। स्टूडियो में खड़े रहता हूँ भाई 15-15 घंटे, साल में 1-2 बार मुश्किल से पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ, है। बाकी मेरा पूरा कर्म भूमि अजमेर है, मैं जहाँ दिन रात एक मेहनत करता हूँ। तो कितना ही कठिन पेपर बना लो, हम क्वेश्चन मिलाएंगे, ठीक है, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो।
टेंशन ही मत लो। तो ये लैब वाला पेपर को इतना कठिन नहीं आएगा, इसमें अपन 80 से 90% क्वेश्चन मिला लेंगे, कट ऑफ से भी ज्यादा। देखो, माणा सांगा ने बयाना का दुर्ग है वो बाबर के किस गवर्नर से जीता था? बाबर का अधिकार था बयाना भरतपुर पर। उस समय मेहंदी ख्वाजा का राज, मेहंदी ख्वाजा वहां का गवर्नर था। तो ये जो हमला होता है 21 फरवरी 1527 को, 21 फेब 1527, जब सांगा ने हमला करके आपका बयाना दुर्ग जीत लिया था, भरतपुर वाला। ठीक है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मार्च के अंदर है वो खानवा का युद्ध होता है बाबर और सांगा की सेना के बीच में। ये जो याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आप लोगों को इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए, बहुत प्यारा है। तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, मेरे ऊपर इतना विश्वास, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हाँ, मैं आपको सारे क्वेश्चंस राजस्थान जीके वाले करवा दूंगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी करवा दूंगा। हमेशा तुम्हारी शिकायत रहती है कि सर लास्ट टाइम में मैराथन मत लो। बिल्कुल ये बात सही भी है, थानेदार वालों के लिए लास्ट 5 दिन में क्लास ले पाया था। तो तुम्हारे 5 मई से पहले पूरा बैच कंप्लीट कर दूंगा ये यूट्यूब वाला। खुश हो? एक बार कमेंट में बता दो यस सर, 5 मई से पहले एनी हाउ सारी मैराथन कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर लास्ट में गाइडेंस और शॉर्ट नोट्स जहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, चलो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला, मंडोर के प्रतिहार, यानी मारवाड़ के जो प्रतिहार हैं जिनका समय रहता है राजपूत काल के दौरान, लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी, 6वीं से 9वीं सदी, 6वीं से 9वीं शताब्दी, जब जोधपुर सेक्टर पर आपके मंडोर के प्रतिहारों का राज होता है, उस समय की बात है। उस समय की बात है कि प्रतिहारों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखो, प्रतिहार राजवंश पूरा ही पढ़ लो इस क्वेश्चन के साथ में, कि प्रतिहारों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। प्रतिहारों का राजा था जिसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र, जिसे रोहिलंदी के नाम से जाना गया था। किस नाम से? रोहिलंदी के नाम से जाना जाता था। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे। हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी, ब्राह्मणी और सतराणी। ब्राह्मणी से उत्पन्न ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाए थे, और क्षत्रिय जो सतराणी थी उससे उत्पन्न क्षत्रिय राजपूत कहलाए थे। तो 2 रानियां थी, 4 पुत्र थे, जिनमें ये आपके कक्कुक वगैरह सारे आ जाते हैं। अब हरिश्चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र को रोहिलंदी के नाम से जाना जाता था। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। रज्जिल प्रतिहारों का एक ऐसा शासक जिससे सबसे पहले मंडोर के प्रतिहारों की हमें पता चलती है वंशावली, कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, इस तरह से। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नागभट्ट प्रथम का प्रश्न तो हर बार परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है। किसने मंडोर से राजधानी मेड़ता नागौर ले गया था, और भोगभट्ट ने वल देश के शासक देवराज भाटी को हराया था। ये कथन गलत है, तो याद रखना ये कथन गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि ये वाले तो बार बार पूछे जाते हैं। पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? देखो, पंडित देवी प्रसाद के द्वारा राज प्रशस्ति, ये थोड़े कठिन प्रश्न लाया हूं मैं जानबूझ करके, शुरुआती 10 से 15 प्रश्न, ताकि तुम्हें पता चले कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। राज प्रशस्ति की हम बात करें तो मेवाड़ के जो राज सिंह हैं उनकी जानकारी हमें देता है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है। और राज प्रशस्ति का जो समय है वो 1676 ईस्वी है, 1676 ईस्वी, और मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित है। तो उर्दू भाषा में इसका जो अनुवाद किया था, ये ऑथेंटिक आंसर की के अंदर था। थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन हर बार तो रिपीट नहीं होता, लेकिन फिर भी नया प्रश्न है इसलिए ले आया मैं। किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया? प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द है, थोड़ा आपके लिए कठिन प्रश्न पड़ेगा। वंश भास्कर जो कि आपके सूर्यमल मिश्रण का है, उसके अंदर नहीं है। सूर्यमल मिश्रण, अगर किसी ने पूरे साल पढ़ा है, मान लो जीके समझ में कम आया है, तो मेरी मैराथन देखेगा लास्ट टाइम में तो पूरा जीके समझ में आ जाएगा। आप टेंशन ना लें, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लाऊंगा और मिक्स क्वेश्चंस भी लाऊंगा। राजस्थान में कमल फूल, जो कमल का जो फूल है उसके छापे से बनी हुई जो ओढ़नी होती है, जो महिलाएं ओढ़ती है ना, कमल का छाप लगी हुई, देखो ये कमल की छाप लगी हुई है, और ऐसी ओढ़नी को क्या कहेंगे? कमल की छाप लगी हुई ओढ़नी को कहेंगे पोमचा, पतंगा, लहरिया या चुनड़ी। तो इसे पोमचा कहते हैं।
पोमचा स्पेशली आपके ढूंढाड़ सेक्टर के अंदर कटे पैरे पोमचो गुरुजी। पोमचा एक तो आपके शेखावाटी सेक्टर के अंदर और इधर आपके ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर, यहां पर पोमचा ज्यादा ही पहना जाता है। ओढ़नी है एक प्रकार की, पोमचा क्या है, ओढ़नी। अब इस पोमचा ओढ़नी की अगर हम बात करें तो एक जो है पीला पोमचा, कई बार प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि बताओ भाई पीला पोमचा है वो कब पहना जाता है, कि दूधो नाओ पूतो फड़ो, पीला ओडो लाडू जीमो, मारवाड़ में सासू माँ अपनी बहू को कहती है कि तो इस प्रकार से पीला पोमचा उस समय पहना जाता है जब बच्चा होता है ना, लड़का होता है उस समय, बच्चा होता है उस समय, है ना, उस समय आपके क्या पहना जाता है, पीला पोमचा। और अलग अलग पोमचा बच्चियों के टाइम में अलग हैं, विधवाएं आपके अलग से पोमचा पहनती है, अलग अलग कलर जो होते हैं उनके। ये पीला पोमचा वाला प्रश्न अच्छा है। गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है, पिंक कलर है वो लेडीज का कलर होता है, तो गुलाबी पोमचा का प्रश्न आ जाए ना तो बता देना, खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। ये बालिका के जन्म पर, गर्ल चाइल्ड के जन्म पर, है ना, तो बालिका के जन्म पर आपके कौन सा पोमचा है, गुलाबी पोमचा। और लखनऊ और लाडो अगर पैदा हो जाए, ठीक है, अगर लखनऊ के लाडे की अगर लॉन्चिंग हो जाए तो उस समय पीला पोमचा। ये भेदभाव क्यों भाई, हाँ, गुलाबी पोमचा है वो लड़की के जन्म पर, तो लखनऊ और लाडो है जने पीड़ो पोमचो। अच्छा, एक सूचना है आप लोगों के लिए, फ्री टेस्ट, फ्री मेगा टेस्ट ऐप के अंदर 20-20 टेस्ट आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस के सब्जेक्ट के, जिसमें 150 प्रश्न ज्योग्राफी वाले के हैं। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चंस का पूरा से फुल सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन, और साइंस के 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 100 क्वेश्चन जीके के, तो 400 प्रश्न ये और 300 प्रश्न ये। फुल लेंथ टेस्ट अपलोड किए जाएंगे आपके 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होंगे। आप लोग सभी माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करके बैठ जाए, जिसके पास ऐप डाउनलोड किया होगा उसको ही ये टेस्ट मिलेंगे, और एज इट इज ऐसे कैसे पेपर आपके 9 और 10 तारीख को देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। और क्या पता इसमें से आ गया तो इसीलिए इस टेस्ट पेपर की फ्री प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए माइंड मैप ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दूंगा, या प्ले स्टोर में जाके कहीं से भी आप डाउनलोड कर देना और जाके टेस्ट देना है वहीं पर ऐप के अंदर, और अपना रैंक देखना है कि 50,000 1 लाख लोग टेस्ट देंगे, उसमें आपकी रैंक कितनी आती है। अगर आपकी रैंक टॉप 100 200 500 में आती है तब आपका सिलेक्शन है, और नहीं भी आए, पीछे भी आए तो भी घबराना नहीं है। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, यहां पर टेस्ट सीरीज मिल में लैब वाली टेस्ट सीरीज सबसे ऊपर है, वहां पर मिल जाएगा। या किसी ने कोर्स ले रखा है कि नहीं, कोर्स तो मैक्सिमम ने ले रखा है, सबने लगभग, तो कोर्स वाली कैटेगरी में कोर्स के साथ में टेस्ट दिए जाएंगे। तो दे दूं ये फ्री टेस्ट, फुल फ्री टेस्ट, 1 रुपया नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ऐप डाउनलोड करने का, और ये फ्री टेस्ट 15 तारीख से अपलोड हो जाएंगे। एक टेस्ट आएगा, फिर दूसरा टेस्ट आएगा दूसरे दिन। तो जाओ, ये फुल पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट, और क्या पता इसमें से पेपर आ गया तो 9 और 10 तारीख को। तो चीते की चाल, वाज की नजर, और मेरे पर कभी संदेह नहीं करते, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। बताना पड़ता है, नए विद्यार्थी बहुत भोले होते हैं, यूट्यूब पे 10 तरह की मैराथन चलती है, भागते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। नाग पहाड़, अब थोड़ा सरल प्रश्न, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में है, कमेंट करते रहो फटाफट, लाइव क्लास चल रही है तो मजा आएगा आप सभी को। नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर में है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से आपकी लूणी नदी निकलती है। नाग पहाड़ की जो लंबाई है, जिसकी बात करें 795 मीटर, 795 मीटर नाग पहाड़ हमारे अजमेर में ही है। वंस देयर वाज 2 या 3 साल पहले मैं इसको बड़ा पैदल ही चढ़ करके पार किया था पूरा नाग पहाड़ को, जब मुझे 5 घंटे लगे नीचे से चढ़ करके उतरने में। बड़ा खतरनाक पहाड़ है भाई, अकेले मत जाना कभी मेरी तरह। तो नाग पहाड़ है, 795 मीटर है वो आपका ऊंचा है, लूणी नदी यहां से निकलती है। कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जिसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु किसका नाम है? क्रैपिंग डेथ। हाँ जी, क्रैपिंग डेथ की अगर हम बात करें, वो कौन सी मृत्यु, हाँ, किसको कहेंगे? धीरे धीरे होती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहेंगे? वो आपका सॉइल इरोजन है, या डिफॉरेस्टेशन है, या पॉपुलेशन ग्रोथ है, या फिर आपका वाटर पॉल्यूशन है। लैब वाले नन्हे मुन्ने टावर है, इनको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया है ऐप के अंदर मैंने, ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो।
तो आप हमेशा बैच ज्वाइन करके पढ़ा करो। ए इज द राइट आंसर है सर, आप इसको सही करें। मृदा अपर्दन है वो रेंगती हुई मृत्यु है, सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, सॉइल इरोजन, रेंगती हुई मृत्यु, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डिफॉरेस्टेशन जिसे होता है। अब मालपुरा किसकी एक नस्ल है? पशुधन सिलेबस में है और पूछा जाएगा, बताओ मालपुरा किसकी नस्ल है? मालपुरा की अगर हम बात करें तो यहीं पर मैंने लिखा हुआ, यहां पर मालपुरा जो है टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर के अंदर पाई जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर के अंदर पाई जाती है, याद रखना, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर के अंदर पाई जाती है। यह नस्ल किसकी हो गई? आपकी भेड़ की नस्ल हो गई। अब गाय, बकरी, इन सब की नस्ल है वो मैं आप लोगों को छोटे वाले चैनल पे जब एक पशुधन की क्लास लूंगा, कम से कम 20-30-40 क्लास लूंगा मैं राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज। तो बस उस क्लास को देखना है, पूरे साल रामबाण बुक से जो पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा। और ज्योग्राफी की ऐसी कैसी क्लास है, अरे तुमसे तो सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं, तुम्हें तो पता ही नहीं। रीट वाले बच्चे हो गए, तुम हो गए, नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो गुरुजी भेड़ सही है, मालपुरा है वो आपके भेड़ की नस्ल है। जैसलमेरी नाड़ी वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नाड़ी आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में, मगरा है वो बीकानेर, नागौर, जैसलमेर में, मारवाड़ी हो गई। फिर ये सोनाड़ी और चनौतर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा बूंदी यानी हाड़ौती सेक्टर के अंदर, ये आपको प्रश्न याद रखना है। खेरी है वो जोधपुर में, वागड़ी है वो आपके अलवर के अंदर, चोकला बहुत इंपॉर्टेंट है, चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी शेखावाटी के अंदर चोकला बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुंगल है वो बीकानेर के अंदर, याद हो जाएगा। पुंगल, चोकला, सोनाड़ी, चनौतर, मालपुरा और नाड़ी, ये सब किसकी है? वो भेड़ की नस्ल है। अच्छा, भेड़ को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं रे, बताओ? हाँ, भेड़े देखी कभी या चराई है? शर्म किस बात की, कृष्ण भगवान ने भी तो गाय चराई है, ठीक है। हाँ, तो भेड़ का दूध तो बहुत ही, वो जहां चोट लग जाते उसमें काम आता है, चोट लग जाए आपके तो। राजस्थान के कौन से भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? वी कैन डिवाइड राजस्थान इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। देयर आर 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स जिनकी हम बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आगे मैं पढ़ाऊंगा, उनमें एक है आपका हाड़ौती का पठार। तो इसकी जो डायरेक्शन देखिएगा आप लोग, डायरेक्शन जब जाओगे, डायरेक्शन में जाओगे, ये है आपके नॉर्थ में, ये है साउथ में, ये राजस्थान का वेस्टर्न भाग है, ये राजस्थान का ईस्टर्न भाग है। आप देखोगे हाड़ौती जो प्लेट्यू है वो इस तरफ है, जहां एक तरफ विंध्याचल है। बहुत अच्छा प्रश्न है जो हर बार पूछा जाता है, हाड़ौती प्लेट्यू किससे लगा हुआ है? तो हाड़ौती प्लेट्यू जो है वो विंध्याचल श्रेणियों से और मालवा पठार इनसे मिलता है। तो इधर तो हो गई आपकी विंध्याचल, बहुत इंपॉर्टेंट है विंध्याचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, अपन बातें करेंगे लास्ट में, एक बार क्लास पूरी हो जाए। रोज मोटिवेट करूंगा तुम्हें, रोज पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, वो तुमसे बहुत आस लगा के बैठे हैं ना। तो विंध्याचल पर्वत एक तरफ ये हो गया जो ये है, और एक तरफ है मालवा का पठार, मालवा मध्य प्रदेश वाला मालवा पठार, मालवा प्लेट्यू, और एक आपका विंध्याचल। तो इस प्रकार से इनके सारे आपका हाड़ौती पठार है। तो हम कहेंगे डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी? वेरी गुड, डी आंसर है सर, दक्षिण पूर्व होगा, बिल्कुल। साउथ है, ये देखो भाई, ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट, एंड इट इज अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और वेस्टर्न भाग में क्या होता है? इधर डेजर्ट हो गया राजस्थान का, डेजर्ट, और इधर हो गया तो आपका अरावली बीच में हो गया, और फिर मैदान हो गया, फिर प्लेट्यू हो गया। बात करेंगे आगे। राजस्थान में निम्न में से कौन सी सिंचाई स्रोत है वो कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहता है? सबसे ज्यादा जो आपका इरिगेशन है किसके द्वारा किया जाता है राजस्थान के अंदर? नहर, तालाब, कुएं, नलकूप, खेतीय तालाब, इनमें से एक ऑप्शन है जिसमें लगभग 40% से भी ज्यादा है, वो एक ऑप्शन जैसे ट्यूबवेल जिनकी हम बात करें, नलकूप जो है, इनसे राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। सी ऑप्शन सर, वेरी गुड। एक प्रश्न तो पक्का है, आज की इस क्लास में से कितने प्रश्न आ जाएंगे सर? हाँ, हर दिन वो रिपीटेड हो जाएंगे, ऐसे मतलब आज करवाए वो मैं, हो सकता है कि कल और परसों वाली क्लास में और आ जाए, लेकिन आज की इस क्लास से आप मान के चलो 7-8 प्रश्न तो पक्के हैं। तो एक तरह से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं,
पॉइंट बढ़ रहे हैं, तुम सिलेक्शन की दौड़ में आगे जा रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो जहां से सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उनके अनुसार किस जलवायु वर्गीकरण के अंदर जैसलमेर स्थित है? वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा है जैसलमेर, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार। यह रहा आपका थानवेट का वर्गीकरण, जिसमें जलवायु वर्गीकरण में जैसलमेर है वो EAD के अंदर स्थित है। EAD वेस्टर्न राजस्थान, EAD वेस्टर्न राजस्थान। CAW कौन सा है सर? CAW है वो आर्द्र है, ठीक है, और DBW है वो तापीय अर्ध शुष्क है, उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी वाला भाग हो गया। और फिर DAW कहें तो मध्य वाला राजस्थान है। ये थानवेट के अनुसार। अगला एक और प्रश्न आएगा, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, और ये तो वेरी वेरी मोस्ट है और बार बार प्रश्न आता है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। पहला जलवायु वर्गीकरण है जो शुष्क, वेरी एरिड, जो एरिड जोन है पूरा, एक तरह से हम कहेंगे, वो है आपका BWHW। तो जब WW की बात आए तो पश्चिमी राजस्थान में चले जाना। WW की बात करोगे पश्चिमी राजस्थान में BWHW, BW कैपिटल है, HW स्मॉल लेटर है, तो BWHW वेस्टर्न राजस्थान। फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसका आएगा BSHW, सेमी एरिड। सेमी एरिड जो है, जो आधा सूखा आधा गीला, यहां पर बारिश भी हो जाती है, तो BSHW कोपेन के अनुसार। CWG मैदानी क्षेत्र है, तीसरा वाला मैदानी क्षेत्र है CWG, जिसमें हम कहेंगे मैदान है, और फोर्थ वाला AW दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आता, अभी जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछा गया था। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो दक्षिण पूर्वी जो पठार है ना, उससे कहेंगे हम AW, मानसूनी प्रदेश की जलवायु। CWG, BSHW, BWHW कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। 5 जिलों के नाम याद होने चाहिए। आएगा सर पेपर का लेवल यही आएगा, बिल्कुल बेटा, इससे बाहर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आएगा ही नहीं। इससे बाहर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आ जाए तो फिर मैं पढ़ा नहीं छोड़ दूं है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, और थान लोगों ने सगड़ा ने मारी सौगंध है, सौगंध मतलब कसम है, बड़े भाई की कसम है। अगर टेलीग्राम में जाके तुम लोगों ने वो 2025 के पेपर वाली दोनों PDF प्रिंट आउट नहीं निकलवाई ना, देख लेना, है ना। किसी के पास पैसा नहीं होगा सर 100-200 रुपये मेरे से ले लेना, प्रिंट निकलवा लो। 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, मुश्किल से 100-150 का खर्चा होगा। आगे पीछे कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन, 4 आगे 4 पीछे। ज्योग्राफी के 25 में से 20 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने उसमें बहुत डीप में पढ़ाई है। 12 घंटे लगे मुझे अपने पैरों पर खड़े होते हुए, और मैंने पूरे 12 घंटे में वो 500 प्रश्न करवाए थे। सारे टॉपिक, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, जनसंख्या का तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। खनिज, उद्योग, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की नदियां, सब करवा दी मैंने। तो एक बार कमेंट कर लो, हमारी जीवन ने सोरा हो जाए कि भाई हाँ थे लोग, मेरी बात मानते हो, कि मैं जो कहता हूँ वो बात मानते हो। सर हम प्रिंट निकलवा लेंगे, किसका? 12 घंटे क्लास का। 12 घंटे क्लास देख भी लेना, और सामने रखते हुए समझते हुए 12 घंटे देख लेना और पढ़ लेना। रुपये रो रोड़ो है गुरुजी, रुपये गुलगुलो क्या है कि नाम देखो गुलगुलो, रुपये रो रोड़ो है। आज टाइम में किन्ने किन्ने रुपये की प्रॉब्लम को नहीं। 100 महीने 300 रुपये अंबानी ने नेट रिचार्ज करा हुआ था, सब मन सब ध्यान है। और कोई कहवा तो उन्होंने भी नेट रिचार्ज करवा दिया करो, एड़ा एड़ा छोरा है। प्रिंट निकलवा लिया? ओके ओके, तो थारा 50 में से 30 क्वेश्चन उन दोनों PDF से आ जाएंगे। सर ये मैप दे दो। मैप तो मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो। जब पेपर होगा 9 और 10 तारीख को, तुम लोग कहोगे सर पेपर आपके पास पहले आता है क्या? मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझे पता है प्रश्न कहाँ से आते हैं। 30 दिन लास्ट जो मेरे पास रह गया बच्चा, और पूरे साल भर जो मेरे पास ऐप में पढ़ लिया, वो कामयाब होगा ही होगा। वेरी गुड, निकलवा लिया निकलवा लिया निकलवा लिया। एक तो याद रखना है, एक होता है कि खुद के बारे में बड़ा ही करना, कई बार लगता होगा कि भाई मदन सर बड़ा ही करते हैं, और दूसरी बात होती है कि रियलिटी और बड़ा ही दोनों साथ में है। नहीं मिले क्वेश्चन तो बात अलग है, क्वेश्चन मिलते हैं हर बार, इसलिए कहता हूं और कहूंगा कि तुम दूसरी जगह भटक नहीं जाओ। इसलिए सर मन 200 रुपये दे दो, प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। ठीक है, दुकान में जान को व्हाट्सएप कर दीजिए। हम यूं नहीं कि सगड़ा ही मैसेज करने डूब जाए, रियली में जिसकी नीड है ना, वो वही करे। त्रिवार्ता, BWH, BSH, CAW और AW, थानवेट,
EAD, DBW, CAW, DAW, मतलब भौतिक प्रदेश आप जगह याद रखना कहाँ कहाँ पर है। और ये तो मोस्ट है, आएगा प्रश्न पक्का आएगा। आज 8 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए, मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ भाई अपना परिवार बहुत बड़ा हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अभी 7,98,000 हो चुके हैं, 2-1,000 कम पड़ रहे हैं। आई थिंक 6 बजे से पहले पहले तुम लोग कर दोगे। आज पहली क्लास है राजस्थान जीके की, इस चैनल पर 30-40 जो मैं क्लास लूंगा MCQ की, उसमें से 1000-1500 प्रश्न कराऊंगा उसमें से। हाँ, 1000 प्रश्न इस चैनल पे, 1000 प्रश्न उस चैनल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर हम एक नहर आती है, नर्मदा नहर, और ये आती है आपके गुजरात से। तो ये गुजरात से जब आती है तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया। 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, एक तो आपका जालोर वाला, जालोर, और एक है बाड़मेर। नर्मदा नहर, नर्मदा जो आपकी कह रहे हैं कि नर्मदा नहर की लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। बता दो, कितना प्यार करते हो तुम लोग हैं माइंड मैप को और मुझे। वाह भाई वाह। लैब वालों, तो मैं जिंदगी में मेहनती बना के छोड़ूंगा, कामयाब बनाकर छोड़ूंगा, और सिलेक्शन दिलवाऊंगा इसी साल। 1 लाख से भी ज्यादा भर्तियां हो रही है, आने वाले टाइम में इलेक्शन है, लैब के साथ साथ और भी बहुत भर्तियां आएगी, चिंता मत करो। 74 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, वो याद रखना, ठीक है। मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है इसको, क्या कहते हैं? मारवाड़ की भागीरथी। और मरु गंगा किसे कहते हैं? वो IGNP को कहते हैं, IGNP। क्या मतलब हुआ IGNP का? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और लैब ज्योग्राफी के सिलेबस में अलग से इंदिरा गांधी नहर परियोजना शामिल है सब्जेक्ट के अंदर भी। तो 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी, ये नर्मदा नहर की लंबाई है। ओके, बहुत बढ़िया दिनेश, जीके को आप भगा भगा के मारते हो, ऐसा ही वाले में क्वेश्चन में। अच्छा लगता है, मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं, अच्छा लगता है, बोले क्यों नहीं, बताना जरूरी है ना। गुरु शिखर जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर है? चलो ये आप बता लोगे, अरावली का है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, जिसकी उम्र लगभग हम कहते हैं कि 55 से लेकर 60 करोड़ साल पुराना है। 55 से लेकर 60 करोड़ वर्ष पुराना का मतलब हो गया, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है 650 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में अस्तित्व में आया था। अमेरिका के अपलेशियन से तुलना की जाती है इसकी। यह प्रश्न भी अभी पूछा गया है, तो जो पूछे गए प्रश्न भी मैं साथ में करवा दूं। अमेरिका के अपलेशियन पर्वत जितना पुराना है, अपलेशियन पर्वत से तुलना। अच्छा, गुरु शिखर की बात करें तो लंबाई कितनी है इसकी, जो ऊंचाई है ना वो कितनी है? चलो मीटर में तो सबको पता है 1722, मुझे कमेंट में फीट में चाहिए कि गुरुजी गुरु शिखर की ऊंचाई इतने फीट है और वहां पर कौन से ऋषि का मंदिर बना हुआ है। चलो कमेंट करो फटाफट। 1722 मीटर, 1722 मीटर, 17 और 5 22 मीटर, तो ऐसे याद करो। फीट में कौन बताएगा? 5700 सुरेश बता रहा है, और बताओ फटाफट। 5650 या 5700 मीटर, लेकिन 5650 कहोगे, फीट कहोगे, 5650 फीट कहोगे, ठीक है। ये अथवा में करना। दत्तात्रेय ऋषि का यहां पर क्या है? मंदिर है ऊपर, कभी गए हो? अच्छा, लैब ज्योग्राफी वाले जरा कमेंट करो कि हम जब गुरु शिखर पर ऊपर जाते हैं ना तो ठंड बढ़ जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? 3 लेटर है, कैसी दर है जिसकी वजह से इसका तापमान गिर जाता है? वायुमंडल वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा रखा है, अब कमेंट कर देना फटाफट। दत्तात्रेय ऋषि का यहां पर मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का यहां पर मंदिर है, और ऊंचाई पर जाने पर यहां पर तापमान क्यों गिरता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे ज्योग्राफी वाले बच्चे। बहुत बढ़िया, करो।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, जिसे हम कहते हैं RSRTC, जो रोडवेज बसें हैं, इसकी स्थापना है वो कौन से साल में की गई थी? बताओ 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 बताओ। अरे उसे कहते हैं आपका ताप पतन दर कहते हैं कि 165 मीटर ऊंचे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा, और ये है 1700 मीटर, तो कम से कम आपका 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। नीचे है अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर तो बर्फ गिरेगी। ठीक है, तो 1964 इसका आंसर कर लेना। ये अगला जो प्रश्न है इसका हो गया 1964, 1950 के सड़क अधिनियम के तहत, 1950 के आपके सड़क अधिनियम के तहत, 1950 के सड़क अधिनियम के तहत 1964 में आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। कपूर्डी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? कपूर्डी पश्चिमी राजस्थान का एक जिला, बाड़मेर, कपूर्डी आपके वहां पर स्थित है। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र, मोरिजा बानोल एक खनन क्षेत्र है, सुमेलन वाला भी आ सकता है इसके अंदर, लेकिन जो आए हुए प्रश्न में आपको करवा दूं, थोड़े सुमेलन वाला भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मोरिजा बानोल है वो आपके लौह अयस्क का है, आयरन ओर का है, जो जयपुर के चौमू क्षेत्र में पाया जाता है। ये याद रखना, जयपुर के अंदर लौह क्षेत्र का जो आयरन ओर निकाला जाता है, मोरिजा बानोल, ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, भाई साहब कितना भी कठिन प्रश्न बन जाए, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश का प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान है, सबसे छोटा कौन सा है गुरुजी? आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये है सबसे छोटा, 4B। ये जो दिख रहा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों को शामिल करते हुए राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राजस्थान के टोटल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? कुल है वो आपके 10 हैं। मैप सामने लगा हुआ है, PDF टेलीग्राम में आ जाएगी। सबसे बड़ा कौन सा है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है बिगेस्ट, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और अभी प्रश्न पूछा थानेदार के पेपर में, बताओ किन्नू कहां पैदा होता है, किस जिले के अंदर किन्नू होता है? गंगानगर के अंदर किन्नू, याद रखना, अभी 5 तारीख को पूछा गया था। तो याद रखिएगा यहां पर सबसे बड़ा है वो आपका एक C है, एक A, एक B, एक B, एक C। एक B के अंदर देखो, एक C में देखो जैसलमेर बीकानेर चूरू है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा 4B है। फिर आता है 2A 2B अरावली प्रदेश वाले, फिर 3A 3B 3A और 3B आते हैं, बस 2 है इसके अंदर मैदानी क्षेत्र के, और फिर 4A और B आते हैं, और फिर 5 आते हैं। तो ये टोटल 5 कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 है उनकी पूरी जानकारी दे दी है। अब कौन सा कैसी विशेषताओं वाला है ये भी बता दो। कैसा ही टफ पेपर है, इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ा याद हो गया, सबसे छोटा याद हो गया, और इसके अलावा पूछे कि एक B क्या है सर, एक A क्या है? शुष्क मैदान है, एक A शुष्क है, एक B उत्तर सिंचित मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर IGNP वाला है, एक C की बात करें तो बहुत ज्यादा शुष्क जैसलमेर वाला है। तो सबके नाम मैंने साथ में लिखे हुए हैं, बस रीडिंग मार लेनी, बड़े की छोटे की, बहुत सरल भाषा में। कभी भी बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता, जितना याद करो भागते हुए भूत की लंगोट भली, जितना हाथ में आए उतना बेटर है। सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राजस्थान के राज्य वृक्ष की हम बात करें तो वो आपका प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। कौन सा है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ये कौन सा है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प ये भी आपके रोइडा को 1983 में घोषित किया गया था। राज्य पुष्प भी 1983 का हो जाएगा। 1981 के अंदर हो जाएगा राज्य पक्षी और पशु, राज्य पक्षी और राज्य पशु, ये 81 के अंदर है। और हाँ, ये जो खाने वाले हैं, है ना, कि गांव बसे को उन्होंने पहले मंगता आन बैठ गया, तो ठीक है, पहले ही आ गए थे और ये बाद में आए थे 83 में। याद रह जाएगा सबको, बहुत अच्छा प्रश्न है।
1988 ईस्वी के अंदर यहां पर 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था खेजड़ी के ऊपर, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और खेजड़ली अभय सिंह जोधपुर के राठौड़ वंशी महाराजा थे, उनके समय खेजड़ली 1734 में जोधपुर में ये घटना हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न मुझे ये याद आ रहा है कि अभी बीकानेर के अंदर खेजड़ी वाला आंदोलन चल रहा था, तो निश्चित रूप से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर वाला है ना, बीकानेर के अंदर आपके खेजड़ी की रक्षा के लिए अभी आंदोलन चल रहा है, मतलब 2026 के अंदर सुर्खियों में था खेजड़ी आंदोलन, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट जो लगाए जा रहे थे उनके खिलाफ, कि सोलर प्रोजेक्ट लगाओगे खेजड़ियों को काट करके फिर प्रोजेक्ट लगाओगे तो पर्यावरण को उल्टा नुकसान हो रहा है। ये बीकानेर के अंदर अभी इस साल है, वो सुर्खियों में था। ये प्रश्न भी आपको साथ साथ में याद रखना है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत खेजड़ी के पेड़ को काटने पर रोक, बहुत अच्छा प्रश्न है। खेजड़ी के, लिखो, खेजड़ी की जो है कटाई, उसका रोक लगाई गई है। खेजड़ी पेड़ की कटाई है वो, उसके ऊपर रोक है वर्तमान में। कौन से एक्ट के तहत? अब आज के टाइम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किस एक्ट के तहत बताओ? तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत शमी का पेड़ इसे कहते हैं, और भी कई सारे उपनाम हैं। और खेजड़ी के पेड़ जो सांगरी है ना, सॉरी थोड़ा लिखाना जरूरी है, मुझे याद आ गया, सांगरी को जीआई टैग दिया गया है ना, 22वां जीआई टैग दिया गया है 2025 के अंदर ही। तो सांगरी क्या है? खोका, सूखा खोका हुआ सब्जी बनाने खावा जने तो घनी चोको लागे, और जो गीला खोका हुआ हरा हरा कलर बिने अगर खाई लो ने तो पचा छूटे मिसाइलों, और एड़ी एड़ी मिसाइलों छूटे कि पड़ोसी रे नाक, वो जो है नाक की कुपड़ी खत्म हो जाए। ठीक है, तो तुम लोगों ने भी खूब मिसाइलें छोड़ी होगी, ये वो है। आई बात समझ में? खोका, लीला हुआ खोका, और सूखे हुए जने जो बने सांगरी, और सांगरी बिके थारे 1000-2000 रुपये किलो, और गीला हुआ जने कहवे खोका, और बिनु छूटे मिसाइलो। तो अपन मिसाइलों को नहीं छोड़नी, याद रखो सूखा खाना। ठीक है, अब अभी क्या सेफ इसको पता है, बकरियां खा, अरे बकरियां को नहीं खावे, ये तो 5-5 हजार रुपये किलो ही नहीं मिलती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? अभी एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत प्यारा वाला प्रश्न पूछा गया था। काजरी वैसे हम बात करें जोधपुर के अंदर स्थित है। 1959 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है जोधपुर के अंदर, और इसका जो आपका पूरा नाम है ना, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि काजरी का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल काजरी ऐसे होता है ना। अभी बड़े एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के अंदर शुष्क क्षेत्र के अनुसंधान के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया, यह प्रश्न पूछा गया था। अब इस प्रश्न का उत्तर इसके जब आप फुल फॉर्म पढ़ते हो तो ही उत्तर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है ये, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि सूखे के क्षेत्र के अंदर, यानी कि शुष्क मतलब सूखा, ड्रॉट वाली जो स्थिति हो, सूखे में अनुसंधान के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है, यह प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में 2025 में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है। तो कि जहां डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा, वहां पर रिसर्च के लिए कौन सा सेंटर था, तो ये काजरी आएगा। ओके, लैब असिस्टेंट साइंस कैटेगरी का पेपर लेवल 1 का आया, तो सेफ स्कोर कितना रहेगा? देखो सेफ स्कोर के लिए एक ही बात बताइए, नेगेटिव नहीं करने का।
नेगेटिव नहीं करना, भले ही 40% कट ऑफ जाए, भले 80% कट ऑफ जाए, आपको हाथ बांध लेना है, फेविस्टिक साथ में लेके जानी है, फेविक्विक चिपका देनी है हाथों के, हाथ बांध के बैठ जाना है। मदन सर ने मना किया था, हम हाथ खोल के आगे नहीं बढ़ेंगे, नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना, जितना आ रहा है उसमें 10 प्रश्न और कर सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो बाद में बड़ा पछताओगे। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखो लूणी जवाई जो बेसिन है ना, हम बात करें लूणी बेसिन को गोडवाड़ रीजन कहते हैं, लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो देखो राजस्थान के अंदर हम बात करें, इंग्लिश में थोड़ा सा लाया हूं, कई सारे बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को समझे अच्छे से। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वेस्टर्न जो राजस्थान है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, आपको एक सरल भाषा में मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये आपका वेस्टर्न राजस्थान है। इस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर भी 2 भाग है। वेस्टर्न राजस्थान में 2 भाग कौन कौन से सर? पहला भाग है नॉर्दर्न वेस्ट राजस्थान, जिसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है और डेजर्ट के साथ साथ राजस्थान बांगर भी है। डेजर्ट के अंदर एक भाग ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून्स बिल्कुल भी नहीं है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पूरे में सैंड ड्यून्स है। तो ये डेजर्ट, और डेजर्ट के अंदर भी 2 भाग, सैंड ड्यून फ्री एंड सैंड ड्यून रीजन्स, जहां रे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये हो गया। फिर ये वाला भाग आता है जिसमें राजस्थान बांगर कहते हैं, सेकंड वाला भाग जिसे राजस्थान बांगर कहते हैं। कौन सा है सर सेकंड वाला भाग? ये है 2 नंबर, ये है 1 नंबर। चलो थोड़ा क्लियर लिख लेता हूं, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर राजस्थान बांगर है, जिसमें लूणी बेसिन, नागौर, ये लूणी बेसिन है, ये यहाँ पर लूणी बेसिन है, ये नागौर हाईलैंड है, ये शेखावाटी भूमि है, ये गग्गर का मैदान है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो आता है शुष्क क्षेत्र, इधर वाला हरी लाइन के इधर वाला शुष्क है और उधर वाला अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं, हम राजस्थान बांगर या इसे कहेंगे अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के 4 भाग है और इनके अलग अलग नाम नीचे लिख दिए। फिर अरावली के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली है, प्लेन यानी कि मैदान के चंबल, माही और बनास बेसिन के मैदान है, और विंध्य फॉल्ट और दक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार, ये मैदानी जो आपके पठारी भाग है उसके प्रदेश है। बेसिकली ये 2 भागों में बांटे गए हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क के 2 है जिसमें सैंड ड्यून फ्री है एंड सैंड ड्यून वाले जो क्षेत्र है, और 4 है जिसके अंदर सेमी एरिड जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसके 4 भाग है, जिसमें लूणी बेसिन सबसे नीचे, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश, चूरू सीकर झुंझुनू, और गग्गर प्लेन यानी कि चूरू हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला। समझ में आ गई बात? ये है। निम्नलिखित में से कौन सा किला है वो सूखड़ी नदी के किनारे है? वैसे जालोर का किला इससे काफी दूर है, सूखड़ी नदी काफी सूख जाती है, लेकिन फिर भी आंसर यही होगा। इसे सुवर्णगिरी कहते हैं, सुवर्ण गिरी कहते हैं। और अभी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था थानेदार वाले पेपर में कि जालोर के चौहानों के कालक्रम, तो मैंने वो पढ़ा रखे आपको अच्छे से, आपको रामबाण में भी आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चौहानों का राज रहा है, ठीक है। चौहान कौन से? जालोर के चौहानों को कहते हैं सोनगरा चौहानों का राज। किस स्थल के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं कौन से स्थल के उत्खनन से मिली है? आप कालीबंगा की जब खुदाई करते हो तो वहां पर हनुमानगढ़ के अंदर आपको अग्नि वेदिकाएं मिली है, जिसमें 7 एक जगह है, 7 एक जगह है प्लस एक अग्नि वेदिका वो आपके दूर है। इस प्रकार से कुल 8 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें कालीबंगा हनुमानगढ़ की खुदाई से प्राप्त होते हैं। एक बार शेयर करो देखें सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन से संगठन केसरी सिंह बारट, फिर से राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति से प्रश्न है, केसरी सिंह बारट वाला ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इनके हम बात करें परिवार के अंदर, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह वो भी क्रांतिकारी हुए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जोरावर इनके पुत्र थे, प्रताप सिंह इनके भाई थे। तो केसरी सिंह बारट के संबंध में वीर भारत सभा 1910 के अंदर, 1910 के अंदर आपके वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? हाँ, केसरी सिंह बारट ने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के क्रांतिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। ये वो प्रश्न है जो बार बार आते हैं, ठीक है। अगला देखो, कोटा में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 2 क्रांतिकारियों का नाम याद रखना, जयदयाल और मेहराब खान। कि जयदयाल
और आपका मेहराब खान, इन्होंने क्रांति की थी। और कोटा में जो 1857 की क्रांति होती है उसे जन क्रांति कहा जाता है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, राजा किसके पक्ष में होता था? हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में। 1857 की क्रांति जब पढ़ोगे तब ये पढ़ोगे कि राजा हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में, क्योंकि उसे अपनी राजशाही बचानी थी। और सामंत और जनता है वो, उन्होंने विद्रोह किए थे। किसने विद्रोह किए थे? सामंत और आपकी जनता है वो हमेशा विद्रोह करती है। सामंत और जनता हमेशा विद्रोह करती है, राजा हमेशा अंग्रेजों के साथ रहता है, क्योंकि राजा डिपेंड रह गए थे किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। इसलिए सामंतों को गुस्सा आ रहा भयंकर कि पहले हमारी गर्ज पड़ती थी, अब हमारी गर्ज नहीं पड़ती है, हमें तो कौड़ियों के भाव रखा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। और जन क्रांति, कोटा की क्रांति को कहते हैं जन क्रांति। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन, है ना। कोट में बटन लग गया गुरुजी, कोट में बटन, कोटा में बटन, जयदयाल मेहराब खान। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना मारवाड़ के जय नारायण व्यास की बात करेंगे। जय नारायण व्यास, मारवाड़ सेवा संघ 1920। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह, जब नमक सत्याग्रह चलाया गया था 1930 में गांधी जी के द्वारा, उस समय कौन है वो 6 महीने कारावास गई थी। इनमें से कोई भी नहीं है और ये प्रश्न डिलीट माना गया था। तो सही उत्तर इसका होगा रमा देवी पांडे। सही उत्तर क्या होगा? रमा देवी पांडे। 6 महीने के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान रमा देवी पांडे है वो जेल गई थी, रमा देवी पांडे। तो कई सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि आपको थोड़ा डीप से पूछ लेवे। 50 में से 15 प्रश्न तो होंगे ही होंगे जो काफी कठिन होंगे। उसमें से आप 2-4 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, लगभग 40 अटेम्प्ट करके 10 में 5 गोला भर देवे। अगला प्रश्न, कौन सी किताब चौहानों के बारे में जानकारी नहीं देती है? चौहानों के बारे में जानकारी नहीं देती, इसका आंसर बताओ। तब तक मैं एक आंसर यहां लिखता हूं। एक किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक किसकी है? ये चौहानों की जानकारी का स्रोत है, अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी ये बुक किसकी है? ड से डायनेस्टी और ड से दशरथ शर्मा। तो इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा, उनकी किताब है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज है वो किसकी किताब है? हर्ष चरित्र है, इसमें हमें चौहानों की जानकारी नहीं। दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा। हर्ष चरित्र, हर्ष के बारे में जानकारी देती है। हर्ष है वो आपके उत्तर भारत के राजा थे, वर्धन वंश के। पृथ्वीराज सुरजन चरित्र का लेखक कौन है? अब आपसे पूछा जाएगा। सुरजन चरित्र का लेखक चंद्रशेखर है। बहुत अच्छी बुक है, राजस्थान के साहित्य में से पूछी जाती है, डबल फायदा। चंद्रशेखर की बुक है सुरजन चरित्र। हमीर महाकाव्य, य से याद रखना नयन चंद्र सूरी, य से नयन चंद्र सूरी की किताब है आपकी हमीर महाकाव्य। पृथ्वीराज विजय, विजय जय से जयानक। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो वो आपके चंद्रबरदाई की है। किसकी है? चंद्रबरदाई की। ये किताबें थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो हो गया चंद्रबरदाई का। और हर्ष चरित्र किसकी किताब है? ये बाण भट्ट की किताब है। तो बाण भट्ट की किताब हो गई हर्ष चरित्र, जो हमें चौहानों के बारे में नहीं बताती है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। सुरजन चरित्र, हाड़ौती के चौहान शासकों के बारे में चंद्रशेखर ने सुरजन हाड़ा के कहने पर ही लिखा इनके ग्रंथ। और नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य और जयानक का पृथ्वीराज विजय। तो ये 4 प्रश्न आपके सही हो गए। एक तरह से साहित्य वाला भी हो गया, इतिहास की जानकारी के स्रोत है वो भी प्रश्न सही हो गया। इंपोर्टेंट मैंने बता दिया। घंटियाला जो शिलालेख है, जो जोधपुर के फलोदी से प्राप्त होता है, अभी जोधपुर नहीं, फलोदी अलग जिला है। घंटियाला शिलालेख की भाषा कैसी है? कोई भी प्राचीन शिलालेख हो, अभिलेख हम इसे कहेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभिलेख बोले या शिलालेख बोले। याद रखना, इसको हम क्या कहेंगे? हम इनको एक ही कहेंगे कि इनको अभिलेख बोलेंगे। उनमें शिलालेख, गुफाओं में लिखे गए लेख, स्तंभों के ऊपर लिखे गए लेख सारे आते हैं। जितने भी प्राचीन अभिलेख हैं
उनकी भाषा एक ही करोगे, क्या करोगे? संस्कृत। क्या बोलोगे? संस्कृत। तो यहां पर संस्कृत है इसकी भाषा। हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, गुप्त जो आज से 1600 साल पहले गुप्त साम्राज्य था, 1500 साल पहले, वो संस्कृत के अंदर लिखी गई थी विशुद्ध रूप से, और उसकी भाषा प्राकृत है, ऐसा ऑप्शन दे दिया था आरपीएससी ने। तो मैंने कहा प्राचीन जितने भी अभिलेख उनकी भाषा क्या होती है, क्या करोगे? संस्कृत। ये हो गया सरल से सरल प्रश्न। और जिसको ट्रिक पता नहीं है, टेक्निक पता नहीं है, खेलने का तरीका पता नहीं है, तो भले कितना ही बड़ा प्लेयर हो वो नहीं खेल पाएगा। 15 साल का छोरा है, वो सबके छक्के छुड़ा रहा है ना। तो ये बात है भाई साहब, ट्रिक सीख लो, कम उम्र में नौकरी लग जाएगी। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। ये प्रश्न भी अभी एग्जाम में पूछा गया था। एपिग्राफी, एपिग्राफी मतलब अभिलेख का अध्ययन। और घंटियाला की अगर हम बात करें तो ये आपकी फड़ोदी, वहां से हमें प्राप्त होता है घंटियाला अभिलेख। घंटियाला है तो कक्कुक प्रतिहार का है, प्रतिहारों के अंदर कक्कुक प्रतिहार का, कक्कुक का प्रतिहार। और ये आपके हम बात करें 761 ईस्वी का, 761 ईस्वी का। एक ऐसा जोधपुर लेख भी है, वो भी आगे बात करूंगा, वो भी प्रतिहारों का है। तो बस इतना सा याद रख लेना, तरीका अगर पता है ना तो पेपर तुम्हारे आगे पानी भरेगा। पूरे साल जम के पढ़ो, 4 महीने 6 महीने जितना टाइम हो, बैच लेके पूरा पढ़ डालो। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। राजस्थान के अंदर एक लच्छी राम जी हुए हैं, उन्होंने एक लोकनाट्य शैली का विकास किया है। ये लोकनाट्य में से प्रश्न आया हुआ है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। और लास्ट लैब असिस्टेंट के अंदर ये पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था, लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर आया था ये। तुरा कलंगी ख्याल आपसे मैं पूछ रहा हूं, लच्छी जो है, लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? बताओ कमेंट बॉक्स में। थारी आईपीएल टीम कौन सी? आईपीएल में देखूं कौन नहीं, आईपीएल तुम राजस्थान रॉयल्स तो मैच तो नहीं हुआ तो ठीक है देख लो, बाकी वो लड़का अच्छा खेल रहा है इसलिए देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। देखो आज की यूथ जनरेशन ऐसी होनी चाहिए। बाकी 10 साल हुए मुझे मैच देखे हुए, क्रिकेट विकेट नहीं देखता मैं, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है। वो भी लास्ट की क्लिप कटिंग 15 मिनट की। हाँ, तुम्हारे अगर पेपर है तुम भी देख सकते हो, तुम्हें छूट है, लेकिन यूनिक पूरा 3 घंटा आईपीएल देखने की छूट नहीं है। हाँ, लगे कि भाई हमें किसी की बैटिंग अच्छी लगती है, इस वैभव की है बैटिंग अच्छी लग रही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट की हाईलाइट देख ली, अच्छा लगा, देख लिया सर। जो काम अच्छा लगे वो कर डालो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन किताबें माथा है वो किताबों में डाले हुए हो। घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, सप्ताह में 1 दिन घूम लिया करो, 6 दिन जम के पढ़ाई करो। तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन पढ़ाई से लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। हाँ, इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं उस व्यक्ति के लिए, कुछ भी निंदनीय नहीं उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बहुत भी परेशान हो। और बेचारा थोड़ा बहुत भी परेशान हो, उसको खुशी देना, उसको सुखी करना, उसके सुखी करने के साधन जो है वो सब प्रशंसनीय है। किसी को होता है ना कि, अब मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, अपने अपने जो जो तरीके हैं उनसे जिनको खुशी मिलती है वो खुशी लेवे और अपने वापस काम में लग जावे, ठीक है। तुरा कलंगी ख्याल है वो चित्तौड़गढ़ की है। तुरा कलंगी ख्याल जो आपके तुरा और कलंगी जो मालवा सेक्टर से वो आए थे राजस्थान के अंदर, और मुस्लिम और हिंदू जो है शैली का समन्वय है। कुचामनी ख्याल है, इसका भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और शेखावाटी, ये इसका तो आंसर कुचामनी हो गया, लच्छी राम जी का लच्छी कुच्छा, लच्छी कुच्छा याद हो जाएगा। फिर देखो शेखावाटी, शेखा नानू, नानू से सीखा, क्या सीखा रे? नानू राम जी। नानू राम जी कहाँ के है भाई? चिड़ावा के। चिड़ावा कहाँ? पेड़े जहाँ के प्रसिद्ध है गुरुजी। पेड़ा तो मैं गुरुजी थान लैब में सिलेक्शन हुई और बाद में खिलाऊं। बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं सीधी सी बात बताऊं, तुम्हारे मम्मी पापा फिर मुझे कहेंगे कि देखो सर आप लाखों बच्चों को पढ़ाते हो, इन्हें मोटिवेट नहीं रखा। आप पढ़ो लेकिन फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा, बस पढ़ना हमारा काम है, जो होगा देखा जाएगा, भैया साथ में है, चिंता मत करो, ठीक है।
अब ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी जो थॉट आती रहती है, परेशान नहीं होना, मैं देख लूंगा, माँ सरस्वती देख लेंगे, आप टेंशन ना लें। मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए बस, जब तक सफलता ना मिल जाए, और हो सके तो आपकी सफलता इसी समय लिखी हुई हो, मई के अंदर ही। कुचामनी, च से लच्छीराम जी, नानूराम जी चिड़ावा वाले हो गए शेखावाटी के, इसके हो गए आपके चित्तौड़गढ़ की तुर्रा और कलंगी ख्याल है, याद रखना है। 400 साल पुराने, ऐसा प्रश्न आया था लैब में, 400 साल पुरानी ख्याल जो है, जो शाहजहां के समय में शुरू हुई थी, ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, शिव पार्वती जो उनके ऊपर आधारित है ये। अगला प्रश्न, 1835 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था। बहुत बड़ी ये अच्छा प्रश्न है। जोधपुर लीजियन एक टुकड़ी का गठन किया, एक इसका केंद्र कहाँ रखा गया था? तो जोधपुर लीजियन है, जोधपुर क्षेत्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, तो एरिनपुरा पाली, जो वर्तमान पाली एरिनपुरा, वहां पर इसका मुख्यालय रखा गया था। 1835 में इसकी स्थापना। ब्यावर से राजस्थान नामक एक साप्ताहिक पत्र निकलता था। राजस्थान नाम से एक ब्यावर से 1923 में एक पत्र निकलता था, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, किसने इसको शुरू किया था? तो ये ऋषि दत्त मेहता है, याद रखिएगा, ऋषि दत्त मेहता। ये राजस्थान के जन जागरण के टाइम में, जब हम गुलाम थे ना, तो न्यूज़पेपर वगैरह निकाले जाते थे और उनसे जन जागृति फैली, उससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? सभ्यता, राजवंश को शॉर्ट में, और सीधा 1857 की क्रांति, जन जागरण, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल। ये 5-6 टॉपिक पढ़ लेना। इनके मैं 50-50, 100-100 MCQ उस वाले चैनल पे करवाऊंगा, और इधर मिक्स क्लासेस चलती रहेगी। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करना मेरी जिम्मेदारी है। पूरे साल पढ़ा है ना, बढ़िया करवा दूंगा। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राजा कौन था? जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह था, और इसने वीपी मेनन की कनपट्टी पे बंदूक रखी, ऐसा कहा जाता है। तो वीपी मेनन है वो रियासती विभाग के क्या थे? सचिव थे, और इनके साथ साथ है वो आपके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो सब निकले थे राजस्थान के, इंडिया की जितनी भी रियासतें उन सबको विलय करने के लिए सरदार पटेल रियासती विभाग के हेड थे। तो फिर ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पता नहीं कि नाती का बाड़ा है क्या, तो क्या हम तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान में जाने के इच्छुक। जोधपुर के महाराजा का नाम बताइए जो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते थे, और पाकिस्तान वालों ने लालच दिया कि तुम्हारी राजशाही हमेशा बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो राज्य महाराजा उस समय के ये ऐसा करते थे। अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में प्रश्न आया कि मणिपुर के अंदर इलेक्शन हुए थे उस टाइम में, वो डेट सब इंस्पेक्टर पेपर में 1947 दे दी थी, जबकि 1948 में वैश्य मताधिकार के आधार पर मणिपुर के अंदर इलेक्शन हुए थे। रजाकार का प्रश्न भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, हालांकि वो इंडिया जीके का है, तुम्हारे नहीं आएगा। रजाकार है वो हैदराबाद रियासत के अंदर थे, लोगों के ऊपर जाकर के बड़ा अत्याचार करते हैं, है ना। वो रजाकार के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, कभी देखना। मुस्लिम जो सैनिक थे नवाब के। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है? शैव मतलब भगवान शिव की पूजा करने वाला राजस्थान का राजवंश कौन सा है? शैव परंपरा का निर्वहन कौन करता है? चौहान, गुहिल, सिसोदिया या राणा? देखो ऐसे प्रश्न के अंदर देखो गुहिल भी दे दिया, सिसोदिया भी दे दिया। 1326 से पहले, आज से 700 साल पहले, आपके मेवाड़ के जो राजवंश का जो नाम था वो क्या था? गुहिल नाम था, मेवाड़ राजवंश। फिर एक तरह से गुहिलों की शक्ति है वो खत्म हो गई थी। 1303 में आप सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे ऊपर हमला किया था, तो गुहिल बिखर गए। उस समय सिसोदा गांव का एक हमीर सिसोदा है, वो 1326 में हमीर सिसोदा ने, सिसोदा गांव का था हमीर, उसने अपनी शक्ति को एकत्र किया और मेवाड़ में राजपूतों की जो ताकत है वापस बढ़ाई थी। तब से इस गुहिल राजवंश को सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। तो दोनों ऑप्शन दे दिए एग्जाम के अंदर। तो ये प्रश्न है वो बोनस मिल गया था, डिलीट हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों आ गया, बी एंड सी दोनों ऑप्शन है, क्योंकि एक ही बात है। एकलिंग जी की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? एक लिंग। और लिंग की पूजा किसकी होती है? भगवान शिव की करते हैं। लिंग के अंदर भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो एकलिंग जी
मेवाड़ के राजा माने जाते हैं। हाँ, मेवाड़ के राजघराने के राजा है वो एकलिंग जी माने जाते हैं। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मंदिर बनवाया था एकलिंग जी का अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से। तो और राजा क्या होता है, हमेशा उसका दीवान माना जाता है, उनका नौकर माना जाता है। एकलिंग जी को प्रमुख माना जाता है, राजा माना जाता है। ऐसे कैसे जयपुर के राजा का नाम है गोविंद देव जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न अच्छा प्रश्न है। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर भाई चंद्रसेन के खिलाफ है वो अकबर से सहायता मांगी थी कि मेरा भाई मुझे परेशान करता है। राम है वो गया था, ये कलयुग का राम था जो चंद्रसेन के खिलाफ सहायता प्राप्ति के लिए अकबर के पास गया था। बाद में इसकी डेथ हो जाती है और जो राजा बनता है उदय सिंह बनता है, जोधपुर का राजा, है ना। और जोधपुर का फर्स्ट शासक, मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक मारवाड़ का, वो मोटा राजा उदय सिंह था। ठीक है, ये याद रख लेना। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति है वो नहीं हुई थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, 6 सैनिक छावनियां थी। याद रखिएगा, प्रश्न आता है 6 सैनिक छावनी है वो 1857 की क्रांति के समय हुई थी। इसकी एक ट्रिक बड़ी फेमस है, एनी ब्याह न देखे, एनी ब्याह न देखे, एनी की इच्छा है वो ब्याह देखे या नहीं देखे, हमें क्या। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, नीमच, देवली, ऐसे है ना, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, टोंक और खैरवाड़ा, मेवाड़। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। और 1857 की क्रांति है वो आपके जैसलमेर में नहीं हुई थी। आपको याद रखना है कहां पर, जैसलमेर के अंदर नहीं हुई थी, बाकी सभी जगह हुई थी। हाँ, विद्रोह नहीं हुए थे, कुछ जगह ऐसे है, जैसे हम बात करेंगे 1857 क्रांति की अलग से क्लास लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कहाँ विद्रोह हुए नहीं हुए, उस प्रकार से कौन कौन वहां पर मारे गए थे, कौन राजा थे, सबकी बात करेंगे। शॉर्ट में 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण सब पढ़ाऊंगा अगले 15-20 दिन में। पढ़ा हुआ है ना, तो रिवीजन मैं कराऊंगा। आगे आ जाओ मेरे भाई। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब? ये प्रजामंडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो मेवाड़ और मारवाड़ वाला प्रजामंडल है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये पूछा है। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, पंडित गौरी शंकर। तो माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और एक बार तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया कब की गई, डेट, एग्जैक्ट डेट। अब एग्जैक्ट डेट में 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो आपको याद रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 24 अप्रैल 1900 कौन सा सन था, 34 था, 38 था, बताओ। 1936 नहीं बता रहा, 1938 था। 1938 माणिक्यलाल जी वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई। बलवंत सिंह मेहता इसका प्रथम अध्यक्ष था। यह प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा के अंदर। इसका पहला अध्यक्ष है वो आपका कौन था, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष की बात करें, फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात करें, वो भी आ सकता है, क्योंकि इनके मंत्रिमंडल वगैरह में कौन कौन शामिल थे ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट उपाध्यक्ष है भूरेलाल बया था, भूरेलाल बया थे, याद रखना। और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। हर एक प्रजामंडल की स्थापना कब हुई वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा अलग से क्लास ला करके। ठीक है, जब भी क्लास आए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नहीं तो अगली क्लास मिलेगी नहीं। फिर कहोगे गुरुजी क्लास को नहीं मिली, क्लास नहीं मिली। क्लास मिलेगी कैसे? चैनल सब्सक्राइब किया होगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में, ये याद रखना। साधु सीताराम दास की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। विजय सिंह पथिक वगैरह सब
तो एकीकरण ये पहला जब चरण था उस समय की बात है, साधु सीताराम दास ने, हालांकि नेतृत्व विहीन था पहला चरण 1897 से लेकर 1916 तक, तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों को जागृत किया था। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैंने एक शॉर्ट्स करवाया था सुबह। मेरा शॉर्ट्स किसने देखा? राजस्थान के संत संप्रदायों का कालक्रम। उसमें मैंने कहा था निरंजनी संप्रदाय के संत जो लूट खसोट का काम करते थे। एक टाइम ऐसा था जो डाकू थे, लोगों को पकड़ते, गला काटते, आभूषण लूट लेते थे और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसे व्यक्ति बाद में संत बन गए थे। तो जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी सिलेक्शन ले सकता है। तो ये भी अमर हो गए, तो तुम्हें अगर तुम उनसे तो बेटर हो। जो डाकू था और वो बाद में महान संत बन गया, जैसे वाल्मीकि जी बने थे, ऐसे कैसे? राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि किन्हें कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी, जिनका जन्म है वो कापड़ोद के अंदर होता है 16वीं सदी के अंदर। डीडवाना कुचामन जिला, डीडवाना कुचामन। देखो शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? जो यूट्यूब पे एक छोटी कैटेगरी होती है शॉर्ट्स वाली, उसमें मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आज सुबह ही डाला था। 30 दिन तक कम से कम 50 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, वहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आने पड़ेंगे लैब असिस्टेंट के अंदर। कैटेगरी दिखा देता हूँ शॉर्ट्स वाली, थोड़ा कहीं पर नए बच्चे हैं थोड़ा समझ नहीं पाते। ये शॉर्ट्स में जाने का, यूट्यूब पर यहाँ पर शॉर्ट्स में जाओगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ये रही कैटेगरी, दिख रहा है? संतों के जीवन का कालक्रम, कि पहले किसका जन्म हुआ और बाद में किसका। इस प्रकार के लेटेस्ट ट्रेंड के प्रश्न आगामी 1425 याद रखो गागरोन झालावाड़ में होता है। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, 1455 ईस्वी में कापड़ोद डीडवाना, तो 1455 ईस्वी में खापड़ो डीडवाना के अंदर हुआ। ये सारी चीजें मैं शॉर्ट से बना दूंगा, 1 मिनट के अंदर 1 नंबर आ जाए। और मेरी सारी जो रील है, सारी जो शॉर्ट्स है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी छवि बनाने के लिए शॉर्ट्स गाड़ी में जा रहा हूँ, कभी देखा मुझे कैमरामैन साथ में लेके जा रहा हूँ, ऐसी रीलें डालते हुए देखा? सारी रीलें ऐसी है जो तुम्हें नौकरी दिलाएगी, ठीक है? तो ये आज सुबह ही डाला था कि 1455 में आपका जन्म होता है कापड़ोद के अंदर। तो ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास जी, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कि राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? हाँ, गाया चरावती गोरबंद गूंथियो। तो ये गोरबंद आभूषण ऊंट का है। ऊंट के आभूषणों की बात करें, जीण है, चौरासिया है, गोरबंद है, पिलाण है, मोरखी है। ये सब ऊंट के आभूषण और ऊंट के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने इक्विपमेंट हैं। जीण है, चौरासिया है, जीण है जैसे नाक में पहनाया जाता है, चौरासिया है तो उसके कमर में पहनाया जाता है, इस प्रकार के आभूषण है। और पिलाण है, नकेल है, नकेल भी नाक का है, नकेल है। और ये पिलाण है वो जो है पीठ पर रखा जाता है ना, कि मन्ना कांटा थारो ऊंट दोबर बैठे, है ना। कोई वो वीडियो आते नहीं, पता नहीं होता, लेडीज ऐसे बैठ जाती है कि अच्छा ऊंट बैठ गया क्या, पता चले बाद में पीछे और हुआ क्या, दे धमीड़ नीचे। तो ऊंट 2 बार बैठता है। एक कहानी है राजस्थानी के अंदर, मन्ने कांटा थारो ऊंट 2 बार बैठे, तो ऊंट 2 बार बैठता है, याद रखना। नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? राखी का त्योहार था, बहन ने राखी बांधी, भाई ने पैसे दिए नहीं, तो बहन गुस्सा हो गई। ऐसी मैंने ट्रिक बनाई हुई है ऐप के अंदर, सारे 150 आभूषण वाली। तो कड़ा कड़ा नोट नहीं दिया, तो जितना भी हम बात करें राखी के समय में, राखी हो गया, कड़ा हो गया, नोट से हो गया नोगरी, ये नोगरी। फिर बहन है वो चिल्लाने लग गई, जब उसको नोट नहीं मिलता है तो वो रोने लग जाती है, तो वल्लैया आभूषण, है ना, बलबलाहट करना। फिर भाई डर के मारे भागने लग जाता है कि 9 2 11 हो जाऊंगा मैं ऐसे, गो से गोखरू, है ना। इस प्रकार के ये सारे आभूषण है वो हाथ के हैं। हाथ का मतलब ये वाला हाथ, उसकी बात हो रही है, हाथ के पंजे की बात नहीं हो रही है। हाथ का जो पंजा है उसमें अलग आभूषण पहने जाते हैं। हाथ का पंजा जो है उसमें आभूषण पहने जाते हैं। 80 रुपये का दाम लागे 6। हाँ, नई नई शादी हुई तो दूल्हे ने
दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि भाई सोना करवा दे 10-20 तोड़ा, कि भाई सोना देखा लगभग 1.5 लाख रुपए पर तोड़े पे यानी 10 ग्राम पे है, तो दाम लागे 80 रुपयों का दाम लागे छे। अरसी, छेलकड़ी, हाँ दामड़ी, तो ये इस प्रकार से छेलकड़ी भी होता है, तो हाथ के पंजे के आभूषण है, ऐसे याद करो। अच्छा, बाजू के आभूषणों में बाजूबंद है, नवरत्न है, तो वो मैंने ट्रिक आपको ऐप के अंदर सारी पढ़ाता हूं, तो ये हाथ के आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मंदिर है वो बीकानेर के कौलायत में है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कौलायत में कार्तिक पूर्णिमा को, याद रखो, कार्तिक पूर्णिमा को। अब जगदीश मंदिर उदयपुर का है, बहुत फेमस है जगदीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद के अंदर है। द्वारकाधीश मंदिर है वो आपका कहां पर है? कांकरोली के अंदर है। और कांकरोली सर कहां पड़ती है? कांकरोली आपके कांकरोली राजसमंद के अंदर। ये औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, उस समय ये मंदिर स्थापित किए गए थे। कांकरोली वाला हो गया, गोविंद देव जी का मंदिर हो गया, ये याद रखना। और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में है, जो सांगा ने अपनी बहू के लिए बनाया था। मीरा जी का मंदिर आपके चित्तौड़ के अंदर, मीरा के गुरु रैदास जी। वीटी कृष्णमाचारी, राजस्थान के नवीन राजस्थान हिस्ट्री जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वहां से ये प्रश्न है। वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो हर एक राज्य का जो दीवान था उनमें जयपुर राज्य के जो दीवान है वीटी कृष्णमाचारी थे। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अमीर उल उमरा की अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी। देखो, अकबर ये कहता था कि मेरे साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, मतलब तुम्हारी बेटियां हमें दे दो और राजी खुशी रहो। मेवाड़ रियासत ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, मेवाड़ को छोड़कर सब ने ये वैवाहिक संबंध किए थे। और भारमल पहला शासक था जिसने अपनी बेटी दी और वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो भारमल का भार उतर गया। तो राजपुताने का पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंध मुगलों से स्थापित किया था वो था आपका कौन सा? आमेर के कछवा। आमेर के कछवाहा, तो ये पहले ऐसे थे जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो भारमल ये फर्स्ट राजा था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया है मुगलों के साथ में। भारमल का जो बेटा है भगवंत दास है और भगवंत दास का जो बेटा है वो मानसिंह है। तो मानसिंह को अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी फरजंद। मानसिंह बहुत छोटा था, 10-15 साल का। फरजंद का मतलब होता है बेटा। और भगवंत दास को उपाधि दी गई थी यहां पर अमीर उल उमरा की उपाधि। तो 47 में बी हो गया भगवंत दास। अच्छा, समझ में आ गया? तो सबसे पहले गुलामी जो स्वीकार की थी वो भारमल ने की थी, तो भारमल का भार उतर गया। राजपुताने की रियासतों में सबसे पहले भारमल ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, बाद में भगवंत दास उसका बेटा हुआ, भगवंत दास का बेटा मान सिंह, और इसको फरजंद की उपाधि दी गई, इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। ये उपाधियां वगैरह, ये युद्ध वगैरह राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के सीधे सीधे तुम्हारे पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखना इस बात को। अब जयपुर के, आज का जयपुर, पहले का आमेर, तो इनकी राजधानियों का क्रम। अभी एक प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर में कि आपके जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजधानियों का क्रम, वो तो मैंने ऐप में पढ़ा रखे सारे, प्रूफ भी दिया था। तो सबसे पहले आमेर के कछवाओं की राजधानी थी दौसा। दौसा से जमवा रामगढ़ इनकी राजधानी हुई आज से लगभग 1000 साल पहले। उसके बाद आमेर इनकी राजधानी रही, और आमेर के बाद 1727 में जयपुर नगर सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया था। तो 1727 से जयपुर ही है। और जयपुर हम बात करें 300 साल पुराना है। अभी जयपुर की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 300 वर्ष पूर्व कौन सा नगर बसा था? जयपुर। याद रहेगा सबको? जानकारी चौकी लागी? आगे आओ। हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर है वो, इसका पुराना नाम था रणथंबोर, यानी हाड़ौती के चौहान, कोटा, बूंदी, झालावाड़ उस साइड में। किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? प्रश्न की पूंछ को पकड़ना है। हम बात करते हैं कि आपकी गणेश्वर सभ्यता, आपकी सीकर की जो गणेश्वर सभ्यता है, वहां पर बांध के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं
और इसके साथ साथ हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि घरों के निर्माण के अंदर घर पत्थर से बनते थे। घर किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे। तो हमें ईंटों के प्रमाण है वो आपके गणेश्वर में नहीं मिलते। 99% तांबा मिलता है इनके उपकरणों के अंदर। इतनी शुद्ध 72 में खोज, 77 में खुदाई होती है। ये आपका सभ्यता स्थल गणेश्वर। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सबके कमेंट आने चाहिए। 5 बज गए भाई। मैंने इस क्लास को काफी लंबा लिया जानबूझ के, क्योंकि आज पहली क्लास थी ना, 1.5 घंटा लिया जानबूझ के। सारी इंफॉर्मेशन लिखानी थी, तुम्हें कहीं गाइड करना था, तुम डिमोटिवेट हो रहे थे, तुम्हें तो मोटिवेट भी करना था। बहुत सारे बच्चे आप लोग मेरे से जुड़े हैं लाखों की संख्या में, तो बताना मेरा फर्ज है। अंतिम प्रश्न है, उत्तर देना, और फिर 2-5 मिनट अपन हता ही करेंगे, ठीक है? और फिर कमेंट करना हर एक बच्चा, जो 1000 के लगभग बच्चे जुड़े हुए अभी, और 1000 कमेंट अभी 1 घंटे 6 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए। कैसी चल रही है तैयारी? आज मैं देखूंगा आगामी क्लास के बारे में तुम्हारे क्या प्लान है। सर ये क्लास ले आओ, मैं सारी क्लासें, मुझे आइडिया मिलते रहना चाहिए। तुम लोग मुझे बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, भैया ये कर दो। और सर मत बोला करो, तुम भैया बोला करो सीधा, है ना, कि भाई साहब भैया ये कर दो वो कर दो। तो मैं तुम्हारे ऐसी क्लासों का प्लान बनाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा, 30 दिन तुम्हारे साथ लगातार मेहनत करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह जल्दी उठूंगा, रात को लेट सोऊंगा, ऐप में भी मुझे पढ़ाना है, यूट्यूब पे भी पढ़ाना है ना। चलो अब इसका आंसर बताओ पहले, कि मारवाड़ के राजा जो थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो मारवाड़ के गुरुजी राठौड़ थे। एक भी पता है तो आराम से आंसर निकल रहा है। ए के सामने 2, है ना, बाकी किसी में 2 नहीं है, हो गया आंसर। फिर बी के सामने 1 हो गया, मेवाड़ के सिसोदिया हो गए, आमेर के वो कचवा हो गए, बूंदी की हाड़ा हो गए। तो इस प्रकार से राजवंश का सुमेलन दिया गया है। अब आ जाओ, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, डाउट है तो मुझसे पूछा करो। और ये मनोरंजन की चीजें 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी को चस्का लगा हुआ है क्रिकेट वगैरह तो ये तुम्हारे सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भूगोल मैराथन, चलो लैब जियोग्राफी की मैराथन। देखो लैब जियोग्राफी में अभी मेरा प्लान ये है कि 66 यूनिट में यूट्यूब पर क्वेश्चंस के माध्यम से वो करवाऊंगा। उसमें मुझे कम से कम 10 से 12 क्लास लगेगी, ठीक है, ये 12 क्लास लगेगी। और बताओ वर्ल्ड जीके, ओ शाबाश, इंडिया और वर्ल्ड जीके के मैं 300 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन कुछ कराऊंगा अभी, ठीक है, जिसमें इंडिया जीके में आपके इंडिया की हिस्ट्री शामिल होगी, इंडिया की पॉलिटी शामिल होगी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी शामिल होगी। और पूछो, साइंस के एमसीक्यू करो। लैब साइंस के एमसीक्यू हमारे 2 फैकल्टी हैं, राहुल सर हैं और अन्य हमारे दूसरे सर, दोनों मिलकर करवाएंगे। तो लैब साइंस की भी क्लास लगेगी, है ना, लैब साइंस की भी सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अलग अलग क्लास चलेगी। एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, कम से कम 10 से 15 क्लास ये भी लगेगी। जो पूरे साल ऐप में पढ़े हो जिन टीचर्स से, वो आपको वापस पढ़ाएंगे तो सब कुछ याद होना ही है आपको। मिक्स क्वेश्चन करा दो। मिक्स राजस्थान क्वेश्चन जो है वो अपने इस मेन चैनल पे चलेंगे। मिक्स राजस्थान जीके वो मेन चैनल पे चलेंगे, ठीक है, जो 8 लाख सब्सक्राइबर वाला है। अभी 8 लाख कर दो आज फटाफट। और छोटा वाला चैनल जो 20,000 का लगभग है, जो वहाँ पर क्या है कि एक चैनल पे मैं ज़्यादा क्लासें नहीं चलाता, इसलिए वो बनाया हुआ है ऐसे ही साइड में बैकअप के रूप में। यहाँ पर टॉपिक वाइज राजस्थान जीके चलेगा, टॉपिक वाइज राजस्थान जीके। टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के अंदर क्या क्या आ जाएगा? आपके राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, करंट वगैरह है, मनोविज्ञान है, वो भी मैं लगाऊंगा। करंट और मनोविज्ञान ये साइंस वालों को पढ़ना है, ठीक है, ये ज्योग्राफी वालों को नहीं पढ़ना है। क्लास कद लेवा? मॉर्निंग में लेवा? ओके। बाकी नींद वींद आवे को आवे नहीं, ये बताओ पहले तो मुझे, नींद के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? कितना दिन बाकी है? आज से क्या टाइम हो गया भाई? आज 13 अप्रैल होगी, आज 13 अप्रैल होगी, 13 अप्रैल आज हो चुकी है। नींद, और इसकी बात कर लेते हैं, टेस्ट में कम नंबर आ रहे होंगे, है ना, ये भी तो आपको डर लगता रहता है। आज तारीख हो चुकी है 13, तो लगभग हम देखें तो 27-28 दिन है अपने पास, 26-27 दिन, 25 दिन मान लेते हैं। 25 दिन तो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों चिंता करते हो? सर उस चैनल का नाम क्या? टेलीग्राम में भेज दूंगा मैं, माइंड मैप मदन सर नाम है उस चैनल का, और टेलीग्राम में क्लास शेयर की जाएगी। टेस्ट सीरीज फ्री है। देखो 2 टेस्ट तो फ्री दिए मैंने, 2 फुल टेस्ट,
फ्री हैं और वो उसी बच्चे को मिलेंगे जिसके पास ऐप डाउनलोड है। और प्ले स्टोर पे जाकर के आज ही माइंड मैप ऐप डाउनलोड कर लेना, वरना वो क्लास मिलेगी नहीं। क्लास क्या, वो फ्री टेस्ट मिलेंगे नहीं। OMR लेके आना है, ऐप में भी बढ़ना है और उसमें भी गोला बढ़ना है, ताकि तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और क्या डाउट है? रोज क्लास लगाओ, ठीक है भाई, लो रोज क्लास ले लमा। और कोई डाउट है तो पूछो। नींद आवे? नींद बहुत ज़्यादा आती है सर। अरे वाह, फिर तो घनी चौकी बात है। 8 घंटे कम से कम नींद लेंगे। दिमाग के तंतु बड़े छोटे छोटे से हैं और छोटे छोटे से बालक हैं, मैं नहीं चाहता कि तंतु इधर उधर हो जाए। तो नींद प्रॉपर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बस इस थॉट के साथ पढ़ना है। कई बार बच्चे दिल पे ले लेते हैं, 98%, 99% बने हुए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या करें ऐसे बच्चों का? नींद फुल लिया करो, टाइमली सो जाया करो। टेस्ट सीरीज अपलोड कब होगी? 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल को फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होंगे आपकी ज्योग्राफी में भी और साइंस में भी। जाओ ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे सर्च करना, मिल जाएगा। लैपटॉप में भी चला सकते हो और एंड्रॉयड फ़ोन में भी चला सकते हो। चलो 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 चलो, इंडिया जीके में करा दूंगा। इंडिया जीके की अपनी बुक है ना, रामबाण बुक है। इंडिया जीके की अपनी राजस्थान रामबाण है, इंडिया रामबाण है। और ये किताबें कौन कौन लेके आ गए ये बताओ पहले तो। लैब ज्योग्राफी के हर यूनिट के 30, 40, 50 क्वेश्चन, हर यूनिट के 66 यूनिट के। इस प्रकार से टोटल 30-40 भी देखें तो 3000 से ज्यादा क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लेना, और राजस्थान रामबाण वो बुक मार्केट से ले आना, अपनी ही है माइंड मैप की। और साइंस वाले बच्चे ने जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जाम कैसे देने जाऊं, तो ये 3500 क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। 3500 क्वेश्चन हर यूनिट के, 10 यूनिट है ना आपके साइंस में। तो चले जाओ वहां पर, ये मार्केट में जाके लेके आ जाओ, या हमारे नंबर से ऑर्डर करना चाहते हो तो सर मंगवा दो, अभी तो मंगा सकते हो। 94 60 97 14 50। तो 3 दिन में ये बुक आपके घर पहुंच जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है टीम के। किसके लिए? ओनली फॉर बुक। वहां ये मत कहना कि मदन सर से बात करनी है, ये डाउट है वो डाउट है। 94 60 97 14 50 मेरे नंबर हैं आपके 8955982723। मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। ये टीम के बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर है। और कोई डाउट हो तो पूछो, आज की PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। और सबसे बड़ी बात, ये प्रिंट आउट निकलवा लेना मेरे भाई, है ना। तुम्हारे सगा भाई बहन भी इतना नहीं कहेंगे जितना मैं कह रहा हूँ। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, ये देखो पिन मैसेज है ऊपर, है ना, पिन मैसेज। अगर मैं ज़्यादा मैसेज डाल भी दूँ बाद में तो इस पिन मैसेज पे क्लिक करना, लैब वाली, आपको दोनों PDF मिल जाएगी। जाओ 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 फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में, राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप, 5 लाख विद्यार्थियों का। जाओ जुड़ जाओ परमानेंट, जब तक सफलता ना मिले तब तक हम टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे। PDF सारी मैंने अपलोड कर दी है। 25 के पेपर ज्योग्राफी के, 25 के पेपर हिस्ट्री कल्चर के। इन दोनों PDF में से आपके 50 में से 30 के लगभग क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। क्या बात करते हो सर, इतने क्वेश्चन? तो फिर हम दोनों PDF का प्रिंट आउट निकलवा के रट्टा मारना स्टार्ट करें। रट्टा नहीं मारना है, बार बार पढ़ना है, पढ़ के छोड़ दो और मेरी क्लास देख लो। उसी के नीचे 12 घंटे क्लास की लिंक दिया हुआ है। क्या कहना चाहते हो? अब मैं समापन करूं क्लास का? शाम हो रही है, आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें। साइकोलॉजी क्लास लग जाएगी। अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो होगा, सबका होगा, मेहनत करने वालों का सबका होगा। आज नहीं तो कल होगा। यू विल गेट सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप हिम्मत रखें। हो सकता है लैब असिस्टेंट में सर 150 पोस्ट है, ज्योग्राफी की, साइंस की 600-700 पोस्ट है, 600। यहां पर तो 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन जो यहां हो जाए वो ठीक है, जिनका नहीं हो बाद में, मैं तो ये हकीकत बताता हूं, हमेशा बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं सबका होगा। हाँ, जो अपने आप को एग्जाम होने तक पॉजिटिव रखेगा उनका हो जाएगा। और वो किसी का भी हो सकता है, जो आप मुझे देख रहे हो उनमें से किसी का भी हो सकता है, जो लगातार मेहनत करेगा। बहुत सारी भर्तियां आती रहती है, लगे रहना है, इसमें बढ़िया परफॉर्म करना है। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें मोटिवेट करना मेरा फर्ज है, वरना तुम लोग कई बार डीमोटिवेट हो जाते हो। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, कैसी लगी क्लास, अगली क्लास कौन सी चाहिए। और हाँ, टेलीग्राम में चले जाना, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक कलर में, जो है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार, बस खुश रहा करो,
और हंसते हंसते पढ़ा करो, दुखी होके मत पढ़ना, ठीक है। माँ सरस्वती नाराज होती है। ये टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम में जाओ, दोनों PDF पढ़ लो, राजस्थान जीके में बेफिक्र हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। बाय बाय।